एपिसोड 111 क्रैक। वमेश की पसली टूट गई और उसकी ऊर्जा उसके 5 आंतरिक अंगों और 6 खोखले अंगों में छोटे छोटे चाकुओं की तरह उमड़ पड़ी, बेकाबू होकर दौड़ने लगी। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। विवंत का चेहरा एकदम बदल गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वमेश को पलक झपकते मार दिया जाएगा। वह अचानक आगे बढ़ा, उसका शरीर जैसे कोई भूत हो, तुरंत करण के पास पहुंच गया। उसका हाथ तेज धार वाले ब्लेड की तरह था जो सीधे करण की गर्दन की ओर कट रहा था। करण ने बस हल्के से खींचा और वमेश अचानक विवंत से जा टकराया। विवंत ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया, अपने बेटे को थाम लिया और करण को घूरते हुए बोला, बच्चे तुम बहुत बेरहम हो, शुरू से ही मारने की ठान रखी थी। करण का चेहरा शांत रहा। तुम्हें क्या लगता है मैं आधी रात को यहाँ चाय पीने और गप्पे मारने आया हूँ? विवंत के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अभी अभी करण को जंगल में दफनाने की धमकी दी थी। अब अगर दूसरा पक्ष थोड़ा और सख्त हो गया तो इसमें गलत क्या है? अगर उसका बेटा ताकतवर होता और करण को हरा देता तो जमीन पर खून उगलते हुए करण पड़ा होता और उसका बेटा जरूर कोई रहम नहीं दिखाता। कल्टिवेटर्स की दुनिया इतनी ही साधारण, सीधी और क्रूर है। विवंत ने अपने बेटे की हालत देखी और थोड़ी राहत की सांस ली। हालांकि वमेश बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। हालांकि उसे शायद 1-2 साल बिस्तर पर ही गुजारने पड़ेंगे। पार्थिव, अब तुम्हारी बारी है। 50 की उम्र का एक आदमी भीड़ से बाहर निकला। उसने अपनी कोट उतारी जिससे उसका मजबूत, ताकत से भरा शरीर दिखाई दिया। करण ने पार्थिव को नजरअंदाज किया जो उसके पास आ रहा था और उसकी नज़र वमेश पर पड़ी। उसने ठंडे स्वर में कहा, 3 साल पहले नीरव, जो लेगुआन ट्रेडिंग से था, तुमने उसे बिल्डिंग से कूदने के लिए मजबूर किया था। उसकी पत्नी को साहूकारों ने इतना तंग किया कि वह बोझ नहीं सह पाए और अपने 3 महीने के बच्चे के साथ नदी में कूद गई। ये हथेली नीरव और उसके परिवार की ओर से है। वमेश की आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं और उनमें डर का भाव उभर आया। लेगुआन ट्रेडिंग को हड़पने के लिए वमेश ने नीरव को जानबूझकर फंसाया था और साहूकारों को उकसाया था कि वे उसे कर्ज दें। नीरव फंस गया, उस पर भारी कर्ज चढ़ गया और उसने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। उसकी पत्नी और बच्चे को साहूकारों ने पीछा किया और वे भी नदी में कूद गए। वमेश ने सोचा था कि उसने ये सब बहुत गुप्त तरीके से किया था। करण को इसके बारे में कैसे पता चला? विवंत का चेहरा भी बदल गया। उसे इस बात की जानकारी थी क्योंकि उसका बेटा उसे बता चुका था। लेकिन करण को इस इतने गुप्त मामले की जानकारी कैसे मिली? बिजनेस तो जंग की तरह है, या तो तुम मरते हो या मैं। अगर उसने बिल्डिंग से कूदना चुना और उसका परिवार नदी में कूद गया तो इसका सेठी परिवार से क्या लेना देना? करण ने उदासीनता से जवाब दिया, इसलिए तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है। विवंत का दिल ठंडा पड़ गया। वह करण का मतलब समझ गया। उसके बेटे ने वाकई नीरव को फंसाया था, लेकिन उसे सीधे नहीं मारा था। इसलिए करण ने सिर्फ एक हथेली मारकर सजा दी थी। अगर नीरव का परिवार उसके बेटे ने सीधे मारा होता तो शायद अब तक उसका बेटा एक ही हथेली में मर चुका होता। तुम कौन हो? क्या तुम प्रियंका की मदद कर रहे हो या किसी और की? करण मुस्कुराया, इसमें क्या फर्क पड़ता है? विवंत ने दांत पीसे, वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता था। जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। पार्थिव करण के सामने आया और ठंडी हंसी हंसा, बच्चे इतना घमंड मत कर, मेरे लोहे के मुके का स्वाद चख, फिर बात करना। करण ने पार्थिव को घूरा, उसकी आंखों में ठंडी हत्या की मंशा थी। पार्थिव, 25 साल पहले तोंगजिया गांव का खून खराबा, एक पूरे परिवार के 17 लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पार्थिव का चेहरा अचानक सख्त हो गया और उसकी आंखों में डर भर गया। कैसा खून खराबा? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। करण ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने तो उनकी बेटी पर नजर रखी थी, लेकिन बदकिस्मती से उसका दिल पहले से किसी और के पास था और वह तुम्हें पसंद नहीं करती थी। जलन में तुम रात को चुपके से तोन परिवार में घुसे, लड़की का बलात्कार किया और पकड़े जाने के डर से पूरे 17 लोगों को मार डाला। सभी सेठी परिवार के लोग पार्थिव को देखने लगे। उनकी आंखों में सदमा, डर और घृणा थी। केवल इसलिए कि किसी ने उसे पसंद नहीं किया, उसने पूरे परिवार को मार डाला। क्या पार्थिव वाकई ऐसा इंसान था? पार्थिव की आंखों में डर और बढ़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि करण को 20 साल पुरानी बात कैसे पता चली। उस समय करण शायद अभी पैदा ही हुआ होगा। बकवास, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जोर से चिल्लाते हुए पार्थिव की मांसपेशियां फूल गईं जैसे वह कोई युद्धरत हो, और उसने करण की ओर जोरदार मुक्का मारा। करण ने टाला नहीं और पार्थिव के मुक्के का जवाब अपने मुक्के से दिया। क्रैक, हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। पार्थिव की चीखें रात के आसमान को चीरती हुईं और वह लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। उसकी आंखों में अब वहशीपन नहीं बल्कि खुला डर था। ये कैसे मुमकिन है? ये नौजवान बस 20 साल का लगता था। भले ही उसने गर्भ से ही कल्टिवेटिंग शुरू की हो, उसके पास इतने ही साल थे। उसके पास इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती थी? सभी की नज़रें पार्थिव के दाहिने हाथ पर जमी और सबने अनजाने में सांस खींच ली।
पार्थिव के दाहिने हाथ की उंगलियां और पांव खून से लथपथ थे। उसकी उंगलियां हथेली की ओर लगभग 90 डिग्री घूम चुकी थीं और उसकी बांह की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। हड्डी का एक हिस्सा मांस और चमड़ी को चीरकर बाहर निकल आया था, जो हवा में नंगा दिख रहा था और काफी डरावना लग रहा था। करण ने बिना हिचकिचाहट एक और मुक्का मारा, भूत की तरह तेजी से पार्थिव के पास पहुंचा। पार्थिव की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका चेहरा डर से भरा था और वह पीछे हटने लगा। उसी वक्त उसने जोर से चिल्लाया, पापा, मुझे बचा। पार्थिव ने मुश्किल से एक कदम पीछे लिया ही था कि करण ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन के पीछे एक मुक्का जड़ दिया। क्रैक! पार्थिव की गर्दन से हड्डी टूटने की तेज आवाज आई, उसका सिर तुरंत लटक गया, उसका शरीर 2 कदम आगे लड़खड़ाया और फिर जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। पार्थिव मर चुका था। सेठी परिवार के दर्जनों लोग सदमे और डर में पार्थिव की लाश को जमीन पर देख रहे थे। विवंत को छोड़कर पार्थिव सेठी परिवार की दूसरी पीढ़ी में सबसे ताकतवर कल्टिवेटर था और उसे करण ने एक ही मुक्के में मार डाला। उनके दिलों में ठंडक छा गई। करण को देखने वाली हर नज़र में अब पहले वाला तिरस्कार और मजाक नहीं था, बल्कि सिर्फ अंतहीन डर था। आज रात सेठी परिवार में और कितने लोग मरेंगे? विवंत की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसका भाई करण के एक मुक्के से मर चुका था। वह खड़ा हुआ, अपनी मुठ्ठियां भींची, पीला पड़ता चेहरा लिए करण की ओर बढ़ा और बोला, मैं तुम्हारे शानदार मूव्स देखना चाहता हूं। करण ने उदासीनता से सिर हिलाया, सेठी परिवार के मुखिया के तौर पर तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने इन सालों में क्या क्या किया है, तो मुझे विस्तार में बताने की जरूरत नहीं। विवंत ने ठंडे स्वर में कहा, कहने को कुछ नहीं है। आज या तो मैं लेटूंगा या तुम लेटोगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। सीधा सादा, करण ने जवाब दिया, यही परिवार के मुखिया की बात है। विवंत आगे बढ़ा और जैसे ही दोनों पास आए, विवंत ने अचानक अपना दायां हाथ घुमाया, एक काला काला खंजर निकाला जो जहरीले सांप की तरह करण की गर्दन की ओर बढ़ा। करण ने वाकई नहीं सोचा था कि यह आदमी इतना नीच होगा, चुपके से हथियार का इस्तेमाल करेगा। जल्दबाजी में उसने अपनी गर्दन के महत्वपूर्ण हिस्से से बचाव किया। खंजर ने करण के कंधे को छू लिया, जिससे 5-6 सेंटीमीटर लंबा घाव बन गया। खून तुरंत बह निकला, उसके कपड़े लाल हो गए। विवंत का खंजर तेज और क्रूरता से चल रहा था, उसकी गति हैरान करने वाली थी और वह फिर से करण की पसलियों पर हमला कर रहा था। करण बचता रहा, जबकि विवंत के लगातार हमले उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। उनके शरीर इतने तेज थे कि सबकी आंखें चकाचौंध हो रही थीं। अचानक एक हल्की सी आवाज के साथ दोनों अलग हो गए। विवंत कई कदम पीछे लड़खड़ाया, उसके मुंह से खून बह रहा था। विवंत ने करण को घूरते हुए कहा, तुम कौन हो? करण ने शांत स्वर में कहा, व्हाइट ड्रैगन माउंटेन से करण। विवंत ने अपनी छाती पकड़ते हुए हाँफते हुए कहा, मैंने व्हाइट ड्रैगन माउंटेन के बारे में कभी नहीं सुना। तुम्हारा मास्टर कौन है? करण ने शांत स्वर में जवाब दिया, प्रलयनाथ। विवंत की आंखें डर और अंतहीन पछतावे से भर गईं। प्रलयनाथ? तुम्हारा मास्टर प्रलयनाथ है? करण ने सिर हिलाया, हाँ। विवंत ने कड़वी हंसी हंसी, अनिल, अब से सेठी परिवार तुम्हारे हाथों में होगा। तुम सेठी परिवार के मुखिया हो। वेदांत को वापस बुलाओ, उसकी टांगें तोड़ दो, उसे हवेली में कैद कर दो और कभी बाहर न निकलने दो। करण ने नियमों का पालन किया और हमारे परिवार को चुनौती दी। जीवन और मृत्यु का जिम्मा हर किसी का अपना है, बदला लेना मना है। जो कोई इसका उल्लंघन करेगा, उसे सेठी परिवार से निकाल दिया जाएगा। सेठी परिवार के लोगों को निर्देश देने के बाद विवंत ने करण की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम संतुष्ट हो? करण ने सिर हिलाया, प्रियंका को निपटाने के लिए तुम्हें किसने कहा? विवंत के मुंह से खून बहता रहा। विशाखापट्टनम, मल्होत्रा परिवार का तीसरा युवा मालिक, तनिष्क मल्होत्रा। करण ने भौहें सिकुड़ी, उसका प्रियंका से क्या रिश्ता है? कजिन्स, बस इतना ही मुझे पता है। क्या प्रियंका किसी बड़े परिवार से थी? वह शिमला में अकेले क्यों संघर्ष कर रही थी? उसका कजिन तनिष्क उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। लगता है इस मामले के पीछे कई कहानियां थीं। विवंत के मुंह से खून बहता रहा और वह जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे खत्म हो रही थी। विवंत का चौथा भाई अनिल ठंडे और सख्त चेहरे के साथ आगे बढ़ा, करण को घूरते हुए बोला, मैं अभी वेदांत को वापस बुलाता हूं, क्या हम इसे यहीं खत्म कर सकते हैं? करण ने उदासीनता से कहा, हाँ। अनिल ने राहत की सांस ली और मुड़कर आदेश दिया, वेदांत को अभी बुलाओ। किसी ने वेदांत को फोन करना शुरू किया और तभी एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी जो अब तक चुप रहा था, धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकला। अनिल तुरंत घबरा गया, पापा। सफेद बालों वाले बूढ़े ने हाथ उठाकर अनिल को चुप कराया और सीधे करण के पास गया, हाथ जोड़कर अभिवादन किया, सेठी परिवार, आशीष। करण ने सम्मान के साथ सिर हिलाया, हाथ जोड़कर जवाब दिया, पुराने मास्टर आशीष। आशीष ने गंभीर स्वर में कहा, 30 साल पहले मैंने सेठी परिवार विवंत को सौंप दिया था और परिवार के मामलों की चिंता छोड़ दी थी। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने इतने पाप किए। उनकी मौत से मेरा दिल दुखता है, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ नहीं है।
लेकिन चूंकि तुम आज सेठी परिवार को चुनौती देने आए हो, मुझे सामने आना ही होगा, भले ही तुम प्रलयनाथ के शिष्य हो। करण ने साफ जवाब दिया, ठीक है। आशीष ने अनिल की ओर मुड़कर कहा, अनिल, ये लड़ाई परिवार को चुनौती देने के नियमों के मुताबिक है, बदले के लिए नहीं। ये सिर्फ कौशल की प्रतियोगिता है, जीत हो या हार तुम्हें विवंत की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। अनिल ने सहमति दी, मैं समझ गया पापा। आशीष ने सिर घुमाया और करण को घूरते हुए कहा, चलो। करण का चेहरा शांत रहा, चलो। दोनों एक साथ आगे बढ़े, एक दूसरे पर हमला करते हुए। धूम, हल्की सी आवाज में करण और आशीष की मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं। तो तुम हो इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड। करण ने आधा कदम पीछे लिया, जबकि आशीष ने पूरा एक कदम पीछे लिया। आशीष की आंखें लड़ने की भावना से चमक रही थीं, शाबाश। इतनी कम उम्र में इतनी ताकत, तुम वाकई प्रलयनाथ के काबिल शिष्य हो। फिर से दोनों फिर से बिजली की तरह आगे बढ़े, मुट्ठी और टांग से हमला करते हुए, इतनी तेजी और ताकत के साथ जैसे 1000 किलो का वजन हो। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद करण ने आशीष के हमले को रोका और उसकी बाहों में घुस गया। बैंग बैंग बैंग। आशीष ने करण की छाती पर बिजली की तरह 3 लगातार मुक्के जड़े, जिससे ढोल की तरह मंद गूंज पैदा हुई। लेकिन करण ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उसने अपने कंधे को मोड़ा और आशीष की छाती पर जोर से टक्कर मारी। आशीष हवा में उड़ गया जैसे उसे कोई सांड ने टक्कर मारी हो, और वह जमीन पर भारी गिरा। करण स्थिर खड़ा रहा, उसने आगे बढ़कर फायदा नहीं उठाया। आशीष जमीन से लुढ़क कर उठा, अपनी छाती को महसूस किया, उसकी हड्डियां अभी भी सही थीं। आशीष ने आह भरी, वह हार गया था। करण ने रहम दिखाया था, वरना उस टक्कर से उसकी पसलियां शायद टूट चुकी होती, और अगर और सख्त हुआ तो वह मर भी सकता था। मास्टर्स की लड़ाई में जीवन और मृत्यु का फर्क एक पल का होता है, तेज और सरल। आशीष ने करण के शांत चेहरे को देखा, उसका दिल निराशा से भर गया। उसकी जिंदगी भर की ट्रेनिंग एक 20 साल के नौजवान से भी नहीं जीत सकी। उसके 3 लगातार मुक्के भले ही तेज थे और पूरी ताकत से नहीं मारे गए थे, फिर भी एक दीवार को गिरा सकते थे। लेकिन करण को कुछ हुआ ही नहीं। कितना बड़ा फर्क। आशीष ने हाथ जोड़कर सलाम किया, रहम दिखाने के लिए शुक्रिया। मैं हार मानता हूँ। सेठी परिवार के लोग हक्के बक्के रह गए, उनके चेहरों पर अविश्वास था। पुराने मास्टर आशीष, जो उनकी चट्टान और नींव थे, वाकई हार गए। वे एक 20 साल के नौजवान करण से हार गए। करण ने इतनी ताकत कैसे हासिल की थी? करण ने सिर हिलाया, पुराने मास्टर कभी अपने आप में महान योद्धा थे, लेकिन तब से परिवार के मूल्य बिगड़ गए हैं। आशीष का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह चुप रह गया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हें विवंत और पार्थिव के किए हुए कामों के बारे में कैसे पता चला? करण की नज़र सेठी परिवार के लोगों पर घूमी, लेकिन अचानक रुक गई। उसने किसी को पहचान लिया, बिलाल। जैसे ही उनकी नज़रें हवा में मिली, बिलाल की आंखों में साफ तौर पर डर दिखा। करण ने हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर जवाब दिया, मेरे पास तुम्हारे परिवार के गलत कामों की एक लिस्ट है। अगर तुम्हें दिलचस्पी है पुराने मास्टर, तो मैं तुम्हें बाद में एक कॉपी भेज सकता हूँ। रही बात स्रोत की, तो इसके बारे में मत पूछो। करण के शब्द सुनकर सेठी परिवार के कुछ लोगों की आंखों में घबराहट दिखी। आशीष ने हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया। अगर सेठी परिवार में अभी भी कोई है जिसने नुकसान पहुंचाया है, तो मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूं। करण चुप रहा। आशीष सेठी परिवार के लोगों से कैसे निपटता है, ये उसका काम नहीं था। करण यहां सिर्फ परेशानी हल करने आया था। करण चुपचाप इंतजार करता रहा। दूर से कार के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक काली सेडान टूटी हुई गेट से गुजरती हुई हवेली में दाखिल हुई। वेदांत लौट आया था। जब वेदांत कार से उतरा, उसकी नज़रें तुरंत करण पर पड़ीं और उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या वो औरत मर गई और तुम यहाँ हंगामा करने और कुछ मुआवजा लेने आए हो? करण ने उदासीनता से कहा, अंजलि मरी नहीं, तुम्हारी निराशा के लिए। वेदांत ने ठंडी हंसी हंसी, तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? शिकायत करने। तुमने खुद देखा, उसने खुद बिल्डिंग से छलांग लगाई थी। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, न ही उसकी गर्दन पर चाकू रखा था। भले ही वह मर गई होती, तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होता। आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा, मिस्टर करण, वेदांत ने इस बार क्या किया? करण ने शांत स्वर में कहा, कल रात डिनर पर वेदांत ने एक औरत पर नज़र रखी और उसके बॉयफ्रेंड के सामने उसे छेड़ा। बाद में उसने उस औरत के बॉयफ्रेंड को हेरफेर करके उसे होटल में बुलाया और वेदांत के बिस्तर तक पहुंचा दिया। उसने उस औरत को उसके बॉयफ्रेंड के सामने अपमानित किया। वह औरत अपमान सहन नहीं कर पाए और बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अगर मैं वहां से न गुजरता तो वह जरूर मर चुकी होती और वेदांत सेठी परिवार की सुरक्षा में बिना किसी सजा के बच निकलता। सेठी परिवार के लोग करण की बातें सुनकर असहज हो गए।
वे सब जानते थे कि वेदांत को औरतों के साथ खेलना पसंद है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह इस हद तक पहुंच गया था, इंसानी जिंदगियों को घास की तरह समझने लगा था। आशीष का चेहरा राख की तरह हो गया। मिस्टर करण, तुम इस मामले की वजह से सेठी परिवार आए? करण ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये पता चलना कि तुम्हें मल्होत्रा परिवार ने प्रियंका से निपटने के लिए उकसाया था, ये एक अनपेक्षित फायदा था। इससे भविष्य में मेरी कुछ परेशानी बच जाएगी। करण की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। पहले तो उन्हें लगा था कि करण प्रियंका के लिए आया था। इतना कुछ होने के बाद पता चला कि मामला वो नहीं था। सेठी परिवार में इस मुसीबत के सितारे को बुलाने का असली गुनहगार वेदांत था। सबकी नज़रें वेदांत पर पड़ीं, अब उनमें गुस्सा भर गया था। वेदांत ने करण के इल्ज़ामों को आशीष के सामने सुना और वह अचानक घबरा गया। दादाजी, उसके बॉयफ्रेंड ने सहमति दी थी और मैं उस औरत को काफ़ी पैसे देने वाला था। मैंने उसे छुआ भी नहीं था कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को गाली दी और बिल्डिंग से कूद गई। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वेदांत ने सिर घुमाया और चिल्लाया, अंकल हे, ये बच्चा आधी रात को हमारे शांति भंग कर रहा है, इसे लंगड़ा कर दो। वेदांत के साथ खड़ा बूढ़ा आदमी सहमत हुआ, तेजी से आगे बढ़ा और करण पर मुक्का मारा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहो। करण की आंखों में ठंडी चमक आए, उसने बिल्कुल टाला नहीं और मुक्का मार दिया। इस बूढ़े आदमी ने वेदांत का साथ दिया, उसकी रक्षा की। वेदांत के सारे बुरे कामों में उसका भी हिस्सा था। बैंग! बूढ़े आदमी की चीख में उसकी बांह एक मुक्के से टूट गई और करण ने एक कदम आगे बढ़कर उसकी छाती में साफ सुथरी लात मारी। बूढ़े की छाती सीधे धंस गई और उसके मुंह से खून उगलने लगा। उसका शरीर पीछे उड़ा और वेदांत के सामने भारी गिर गया, मर चुका था। वेदांत का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह अंकल हे की ताकत अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसे करण ने पलक झपकते मार डाला। वेदांत ने करण की ओर इशारा किया और गुस्से में चिल्लाया, तुम बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेठी हाउस में हंगामा करने की? दादाजी, दादाजी! वेदांत ने 2 बार पुकारा, लेकिन पाया कि आशीष ने उसका जवाब नहीं दिया और सेठी परिवार के बाकी लोग भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। इसके बजाय उनकी आंखों में उसके प्रति तीव्र नफरत थी। वेदांत की आवाज़ अचानक धीमी हो गई और उसके चेहरे पर बेचैनी दिखने लगी। सबको क्या हुआ? चौथे अंकल और मेरे पापा कहाँ हैं? अनिल ठंडे चेहरे के साथ आगे बढ़ा और गहरे स्वर में बोला, तुम्हारे पापा मर चुके हैं और तुम्हारे दूसरे अंकल भी। अब तुम्हें भी अपनी करतूतों की कीमत चुकानी होगी। मेरे पापा मर चुके हैं, मेरे दूसरे अंकल भी मर चुके हैं। वेदांत का चेहरा पल में पीला पड़ गया और उसने डर से करण को देखा। ये तुमने किया? करण ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उन्हें मारा। वेदांत का दिमाग भन्ना गया और वह चिल्लाया, मेरे पापा और दूसरे अंकल को करण ने मार डाला। तुम सब बस देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। दादाजी, तुम भी बस देख रहे हो। आशीष का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तू जानवर, घुटनों के बल बैठ। अनिल को अपनी ओर बढ़ते देख वेदांत का चेहरा डर से भर गया और वह पीछे हटने लगा। चौथे अंकल, तुम क्या करने जा रहे हो? अनिल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ने जा रहा हूं। अब से बस घर पर रहो और बाहर जाकर अपराध मत करो। वेदांत की आंखें डर से फैल गईं, वह अपनी बाकी जिंदगी व्हीलचेयर पर नहीं बिताना चाहता था। चौथे अंकल, मुझे माफ कर दो, मैं फिर नहीं करूंगा, मैं अब और बकवास नहीं करूंगा। वेदांत ने देखा कि अनिल ने जवाब नहीं दिया और उसने सिर घुमाकर करण के सामने घुटने टेक दिए। उसने अपने चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाया, करण, मैं माफी मांगता हूं। मुझे नहीं पता था कि अंजलि तुम्हारी दोस्त है और मुझे मिस शनाया को नहीं छेड़ना चाहिए था। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो, मैं फिर नहीं करूंगा। करण ने वेदांत को ठंडी नजरों से देखा, उसकी आंखें उदासीन थीं। उसे वेदांत जैसे लोगों पर कोई रहम नहीं था। अनिल ने देखा कि करण ने कोई आवाज़ नहीं की और समझ गया कि इस मामले को सुलझाना मुमकिन नहीं था। वह वेदांत के सामने गया, उसे ज़मीन पर लात मारी और फिर जोर से लात मारी। आह! वेदांत की तीखी चीख पूरी हवेली में गूंजी और सेठी परिवार के हर सदस्य के दिल में भी। सबने उस अकेले खड़े शख्स को देखा, उनके दिल डर से भर गए। ये आदमी शैतान था, जिसे छेड़ना नहीं चाहिए, उकसाना नहीं चाहिए। अनिल ने बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं दिखाई। करण को छोड़ो, वह खुद भी वेदांत की करतूतों के बारे में जानता था और उसे कुछ थप्पड़ मारना चाहता था। अनिल ने फिर से पैर उठाया और वेदांत की दूसरी टांग तोड़ दी। वेदांत दर्द से तड़प रहा था, उसकी नाक और आंसू बह रहे थे। उसकी टांगें टूट चुकी थीं, अब शायद बेकार हो चुकी थीं और उसे बाकी जिंदगी व्हीलचेयर पर निर्भर रहना पड़ सकता था। करण की नज़र सेठी परिवार के लोगों के अलग अलग भावों पर पड़ी और उसने हल्के स्वर में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहो, बशर्ते तुम कीमत चुका सको। करण की नज़र बिलाल के चेहरे पर पड़ी। बिलाल, मैं तुम्हें बाद में जानकारी भेजूंगा। बिलाल एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर जल्दी से जवाब दिया, ठीक है मिस्टर करण। करण ने और वक्त बर्बाद नहीं किया, मुड़ा, कार में बैठा और तेजी से साफ सुथरे ढंग से चला गया।
सेठी परिवार के सभी लोग बिलाल की ओर देखने लगे। अनिल ने शक भरे स्वर में पूछा, बिलाल, क्या तुम करण को जानते हो? बिलाल ने जल्दी जवाब दिया, रियल एस्टेट किंग रंजीत ने करण को एक दावत में बुलाया था। मैं पर्यावरण संरक्षण विभाग के मिनिस्टर मनोहर के साथ गया था, तो हम एक बार मिले थे। रंजीत? अनिल ने भौहें सिकुड़ी, क्या वह रंजीत के साथ अच्छे रिश्ते में है? बिलाल ने जवाब दिया, रंजीत के पोते को रक्तविष बिच्छू ने जहर दिया था और करण ने ही उस बच्चे की जान बचाई थी। रंजीत करण को बहुत अहमियत देता है, जानबूझकर उससे दोस्ती करता है और अपनी हैसियत को नीचे रखता है। थोड़ा हिचकिचाने के बाद बिलाल ने धीमी आवाज में पूछा, क्या मुझे उससे दूरी बनाए रखने की जरूरत है? आशीष ने बोल उठा, नहीं। अगर मौका मिले तो तुम उसके साथ दोस्ती कर सकते हो। हालांकि उसने आज विविंत और पार्थिव को मारा, लेकिन वे गलत थे और इसमें उसका कोई दोष नहीं है। कल्टिवेटर्स के नियम यही है कि अगर तुम किसी को मारते हो तो दूसरे भी तुम्हें मार सकते हैं और इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। बिलाल ने राहत की सांस ली, ठीक है। आशीष की नज़र परिवार के लोगों पर घूमी, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। काम करो और इंसान बनो, थोड़ा सोचो। अगर तुम बुरे काम करोगे तो हमेशा उसकी सजा मिलेगी। बिलाल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, दादाजी, क्या करण का मास्टर बहुत ताकतवर है? आशीष का चेहरा जटिल हो गया और उसने आह भरी, प्रलयनाथ का नाम उसने खुद बदला था। वह इतने सालों से ऐसा कहलाता है और उसे कोई मार नहीं सका। ये दिखाता है कि वह कितना ताकतवर है। पूरे कल्टीवेशन की दुनिया में प्रलयनाथ की जिंदगी एक लीजेंड है। वह अकेला है, लेकिन उसने अनगिनत साधक संप्रदायों को झुकने पर मजबूर किया। सेठी परिवार तो छोड़ो, अगर हिमाचल प्रदेश के सारे साधक संप्रदाय मिलकर भी उसका मुकाबला करें तो वे उसके सामने नहीं टिक सकते। करण सुबह 10 बजे नींद से जागा। उसने अपना मोबाइल देखा और प्रियंका का एक मैसेज पाया, क्या तुम कल रात गेस्ट रूम में सोए थे? करण बिस्तर के सिरहाने टिका और जवाब दिया, हाँ, मैं कल रात कुछ परेशानी निपटाने गया था और देर से लौटा। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मास्टर बेडरूम में नहीं गया। प्रियंका, कंपनी की परेशानी? थोड़ा सोचने के बाद करण ने फैसला किया कि वह प्रियंका से खुलकर बात करेगा। वह प्रियंका की मदद अपने मास्टर के बताए हुए एहसान को चुकाने के लिए कर सकता था, लेकिन उसे पहले सच जानना जरूरी था। मुझे जानकारी मिली थी कि सेठी परिवार को तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया गया था, तो मैं कल रात सेठी परिवार गया था। मुझे उनसे पता चला कि इसके पीछे विशाखापट्टनम के मल्होत्रा परिवार का तनिष्क है। तुम भी मल्होत्रा परिवार से हो? करण का मैसेज भेजा गया और 30 सेकंड बाद उसका फोन बजा। तनिष्क है? प्रियंका की आवाज़ गुस्से से भरी थी, लेकिन उसमें ज्यादा हैरानी या आश्चर्य नहीं था। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या चल रहा है? प्रियंका 2 सेकंड चुप रही और शांत स्वर में बोली, हाँ, मैं विशाखापट्टनम के मल्होत्रा परिवार से हूँ। मल्होत्रा परिवार बहुत ताकतवर है और उसमें बहुत सारे लोग हैं। ये एक बड़ा परिवार है जिसमें आपसी लड़ाई बहुत ज्यादा है। मेरे पापा कृणाल मल्होत्रा दूसरी पीढ़ी में सबसे बेहतरीन थे और उनके पास मल्होत्रा परिवार का मुखिया बनने की काबिलियत थी। उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मौजूदा मल्होत्रा परिवार का मुखिया नीतीश है, जो तनिष्क का पिता है। मेरे पापा ने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर मेरी मम्मी से शादी की, न कि है परिवार की मिसहे से, जिसके चलते गठबंधन की शादी नाकाम रही। परिवार में मेरे पापा को समर्थन देने वाले कई लोग नीतीश की तरफ चले गए। मेरे पापा, जिन्हें कोई समर्थन नहीं मिला, धीरे धीरे नीतीश के खिलाफ जंग में कमजोर पड़ गए। जब उन्हें लगा कि वह जीत नहीं सकते, तो मेरे पापा ने हार मान ली और मेरी मम्मी को लेकर मल्होत्रा परिवार छोड़ दिया। लेकिन एक ट्रिप के दौरान उन पर हमला हुआ और दोनों मर गए। करण ने भौहें सिकुड़ी, नीतीश ने किया? प्रियंका ने सिर हिलाया, मुझे ऐसा शक था क्योंकि मेरे पापा का होना नीतीश के लिए हमेशा एक बड़ा खतरा था। उसके स्वभाव को देखते हुए खतरों को पूरी तरह खत्म करना उसका स्वाभाविक फैसला होता। लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। करण ने पूछा, जब तुम्हारे मम्मी पापा मर चुके हैं तो वे तुम्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ते? प्रियंका ने कड़वाहट भरी हंसी हंसी, हमारा परिवार का हिस्सा पहले मल्होत्रा परिवार की मुख्य शाखा का हिस्सा था, लेकिन मेरे मम्मी पापा के मरने के बाद और मेरे लड़की होने की वजह से मैं मल्होत्रा परिवार से धीरे धीरे बाहर हो गई। इसके अलावा मेरे दादाजी का मल्होत्रा परिवार के साथ एक समझौता था कि वे मुझ पर और हमला नहीं करेंगे। अगर मैं एक साधारण औरत होती जिसके पास कोई काबिलियत नहीं, तो शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैंने मल्होत्रा ग्रुप को संभाला और बिजनेस में अपनी असाधारण काबिलियत दिखाई, तो शायद उन्होंने मुझे फिर से एक संभावित खतरे के रूप में देखा। इसलिए वे बार बार मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और मुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं। मल्होत्रा परिवार की शिकायतें सुनकर करण को प्रियंका के लिए थोड़ा दुख हुआ। बड़े परिवार में पैदा होना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो, वे तो सामान्य जिंदगी भी नहीं जी सकते। करण ने पूछा, तो तुम मल्होत्रा ग्रुप को इतनी मेहनत से चलाने की कोशिश कर रही हो क्योंकि ये तुम्हारे पापा की एकमात्र विरासत है, तुम्हारे लिए उनका इकलौता तोहफा, या तुम्हारे पास कोई और विचार हैं?
प्रियंका ने हल्की सी आह भरी। दोनों? शायद। मल्होत्रा ग्रुप मेरे पापा ने मल्होत्रा परिवार छोड़ने के बाद बनाया था। मैं नहीं चाहती कि ये गायब हो जाए या कोई और इसे हड़प ले। साथ ही मैं चाहती हूं कि किसी दिन मल्होत्रा ग्रुप इतना बड़ा हो जाए, इतना प्रभावशाली बन जाए कि मैं उस साल की घटना की जांच कर सकूं और अपने मम्मी पापा का बदला ले सकूं। बोलने के बाद प्रियंका ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। दरअसल मुझे पता है कि ये विचार लगभग असंभव है। मल्होत्रा परिवार की ताकत ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ पैसे से हल किया जा सकता है। अगर वे मुझे मिटाना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत आसान है। मेरा सबसे अच्छा विकल्प होगा कि मैं मल्होत्रा ग्रुप बेच दूं, पैसे लूं और शिमला छोड़ दूं, या शायद विदेश चली जाऊं और मल्होत्रा परिवार से फिर कभी न उलझूं। करण ने समझते हुए हंसा। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी, वरना तुम्हें पूरी जिंदगी पछतावा रहेगा, है ना? प्रियंका ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वाकई हार मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन हाल की घटनाओं ने मुझे फिर से सोचने पर मजबूर किया है। शायद मेरे पास एक कंपनी को बढ़ाने और समृद्ध करने की काबिलियत है, लेकिन मेरे पास साजिशों और चालबाजियों से निपटने की क्षमता नहीं है, न ही मेरे पास इस गतिरोध को तोड़ने की ताकत है। अगर तुम न होते तो मैं अब तक बर्बाद हो चुकी होती। अब जब मुझे पता है कि इसके पीछे तनिष्क है तो मुझे मल्होत्रा परिवार से सीधे टकराना होगा। हालांकि मुझे मल्होत्रा परिवार से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास अभी उनसे लड़ने की ताकत नहीं है। करण ने प्रियंका के भीतरी संघर्ष को महसूस किया। तर्क उसे कह रहा था कि उसे हार मान लेनी चाहिए और भाग जाना चाहिए, एक आसान जिंदगी चुननी चाहिए। लेकिन उसकी भावनाएं उसे पीठ फेरने की इजाज़त नहीं दे रही थीं, जिसके चलते वह दुविधा में थी। करण ने सोचा, 3 महीने की समय सीमा से पहले अभी काफ़ी वक्त है। इस दौरान तुम जो करना चाहती हो पूरी कोशिश करो और मैं तुम्हारी जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करूंगा। नतीजा चाहे जो हो, कोशिश करो कि कोई पछतावा न रहे। थैंक यू, प्रियंका ने धीरे से शुक्रिया कहा। हिचकिचाई, फिर खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, हमारी शादी तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और 3 महीने बाद हम शायद अलग हो जाएं और अजनबी बन जाएं। तुम इतना रिस्क लेकर मेरी मदद क्यों कर रहे हो? करण हंसा और बेफिक्री से जवाब दिया, मैं अनाथ हूं तो मैं तुम्हारे कुछ जुनून को समझ सकता हूं। इसे मेरे दादाजी के प्रति मेरी कृतज्ञता चुकाने का तरीका मान लो। रही बात खतरे की, तो पिछले कुछ सालों में मैंने जो कुछ झेला है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। लॉन्गडिंग होटल। तनिष्क सोफे पर आलस में लेटा हुआ था। एक खूबसूरत औरत उसकी बाहों में बिल्ली की तरह सिमटी हुई थी। युवा मालिक यू, क्या हम आज उनकी दावत स्वीकार करें? ये लोग सब तुमसे मिलने के लिए लाइन में खड़े हैं, औरत ने कहा। तनिष्क ने ठंडी हंसी हंसी, उन्हें इंतजार करने दे। मैं यहाँ उनके साथ रिश्ते बनाने के लिए नहीं आया। ठीक है, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। तनिष्क ने पूछा, कल वाली औरत मरी? पक्का नहीं पता, मैं बाद में पूछती हूँ। दरवाजे पर दस्तक हुई और औरत उठकर दरवाज़ा खोलने गई। एक चश्मा पहने मध्यम आयु का आदमी अंदर आया। उसका चेहरा बिना किसी भाव के था, जैसे कोई मास्क पहना हो जिसमें कोई भावनाएं न हो। तनिष्क ने पूछा, क्या बात है? मध्यम आयु के आदमी ने बताया, युवा मालिक यू, मुझे अभी सेठी परिवार के अनिल का फ़ोन आया। वे कह रहे हैं कि जिस काम के लिए हमने उन्हें कहा था वे उसे नहीं कर सकते और हमें किसी और को ढूंढना चाहिए। तनिष्क ने भौहें सिकोड़ी। क्या हो रहा है? क्या उन्होंने कल सहमति नहीं दी थी? अब अचानक मन क्यों बदल लिया? क्या वे मेरे साथ खेल रहे हैं? विनू, मध्यम आयु का आदमी ने सिर हिलाया। मुझे भी अजीब लगा तो मैंने थोड़ा पूछताछ की। नतीजा सुनकर मुझे काफ़ी झटका लगा। तनिष्क हंसा। विनू, तुम तो आमतौर पर बिना भावनाओं के मशीन जैसे रहते हो, फिर भी तुम्हें झटका लगा। बताओ, क्या हुआ? विनू ने जवाब दिया, वेदांत और वमेश को कल रात फर्स्ट सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। वेदांत की टांगें अपंग हो गईं और वह अब शायद हमेशा व्हीलचेयर पर रहेगा। वमेश को आंतरिक चोटें आई हैं और उसे ठीक होने में शायद 1-2 साल लगेंगे। परिवार का मुखिया विविंत और उसका भाई पार्थिव दोनों मर चुके हैं। सेठी परिवार अब अनिल के कंट्रोल में है। तनिष्क का चेहरा एकदम बदल गया और वह अचानक खड़ा हो गया। ये किसने किया? विनू ने सिर हिलाया। पता नहीं। सेठी परिवार के लोग मुंह बंद रखे हुए हैं और कुछ बताने को तैयार नहीं हैं। तनिष्क का चेहरा अब बेफिक्र नहीं था। विविंत और पार्थिव कमजोर नहीं थे और आशीष तो उम्र के साथ और भी ताकतवर था। दोनों बेटों विविंत और पार्थिव को मारना और पोतों वेदांत और वमेश को अपंग करना, ये सेठी परिवार की रीढ़ तोड़ने जैसा था। क्या आशीष ने कुछ नहीं किया? विनू ने सिर हिलाया। इसके बारे में पक्का नहीं पता। तनिष्क का चेहरा गंभीर हो गया। क्या ये सेठी परिवार का दुश्मन है या कोई प्रियंका की मदद कर रहा है? विनू ने जवाब दिया, शायद सेठी परिवार का दुश्मन। प्रियंका अकेली है और वह एक कंपनी के अश्वंत के खिलाफ भी नहीं टिक सकती। वह सेठी परिवार से कैसे मुकाबला कर सकती है? तनिष्क ने सोचा और सहमति दी। लगता है सेठी परिवार की तबाही का प्रियंका के मामले से कोई लेना देना नहीं है। बस उनके परिवार में इतना बड़ा बदलाव आया है और अब वे हमारी मदद नहीं कर सकते, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ठुकरा रहे हैं।
विनू ने सिर हिलाया, ऐसा ही होना चाहिए। युवा मालिक अब हमें क्या करना चाहिए? तनिष्क ने ठंडी हंसी हंसी, जहैंग कसाई के बिना क्या हमें बालों वाली सुअर खानी पड़ेगी? हमारे लिए काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्या शिमला में 3 कल्टीवेटर परिवार नहीं हैं? सेठी परिवार के अलावा जवेरी और रस्तोगी परिवार हैं। अमिश, क्या तुमने जवेरी और रस्तोगी परिवारों से संपर्क किया है? पर्सनल असिस्टेंट अमिश ने जवाब दिया, रस्तोगी परिवार के मुखिया ने हमसे संपर्क किया है, कह रहे हैं कि वे तुम्हें दिन के लिए बुलाना चाहते हैं। जवेरी परिवार ने अभी तक संपर्क नहीं किया। विनू ने जोड़ा, 3 कल्टीवेटर परिवारों में सेठी परिवार सबसे ताकतवर है, उसके बाद रस्तोगी परिवार और जवेरी परिवार सबसे कमजोर है। रस्तोगी परिवार इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और कम्युनिकेशन बिजनेस में है, जबकि जवेरी परिवार का पतन हो रहा है। वे शहर भर के कंस्ट्रक्शन साइट्स को सप्लाई करने वाली कुछ बड़ी रेत खदानों पर निर्भर हैं। तनिष्क ने पूछा, कल्टीवेटर्स की ताकत का क्या हाल है? विनू ने जवाब दिया, जनसंख्या, कल्टीवेटर्स की संख्या और दौलत के मामले में रस्तोगी परिवार जवेरी परिवार से हर तरह से आगे है। लेकिन जवेरी परिवार में प्रतिभा है जो बहुत ताकतवर है और शायद रस्तोगी परिवार के किसी भी व्यक्ति को हरा सकती है। तनिष्क ने उत्सुकता से पूछा, एक औरत? विनू ने सिर हिलाया, हाँ, वह जवेरी परिवार के मुखिया मोहिंदर की बहन है और शायद 36 या 37 साल की होगी। वह बहुत ताकतवर है और लड़ने में माहिर है, जवेरी परिवार में सबसे मजबूत है। 36 या 37 साल की? तनिष्क ने तुरंत दिलचस्पी खो दी और अमिश की ओर मुड़ा, रस्तोगी परिवार के मुखिया से संपर्क करो, मैं उनके साथ दिन करूंगा। ठीक है। तनिष्क ने आह भरी, एक ऐसी औरत जो मुर्गी को भी नहीं बांध सकती, इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? अरे, वो औरत प्रियंका तो परी जैसी लगती है। अगर वह मेरी कजिन न होती तो मुझे इन लोगों को एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे वाकई सस्ते में छूट रहे हैं। थोड़ा रुककर तनिष्क को कुछ याद आया, हाँ, मैंने सुना है कि प्रियंका की एक कजिन है जो कथित तौर पर उससे काफ़ी मिलती जुलती है। विनू, तुम मेरे लिए इसकी जांच करो। अगर मैं प्रियंका को नहीं छू सकता तो उसकी कजिन के साथ खेलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होगा अगर हम बिग ब्रदर को डरा दें? करण खाना पैक करके वार्ड में दाखिल हुआ। अंजलि हॉस्पिटल बेड पर लेटी मोबाइल ब्राउज कर रही थी, जबकि शनाया साथ वाले बेड पर गहरी नींद में थी, क्योंकि वह कल रात अंजलि की देखभाल में लगभग सोई नहीं थी। करण, अंजलि ने धीरे से पुकारा, उसका चेहरा हल्का लाल था और उसकी आंखों में कृतज्ञता के साथ साथ शर्मिंदगी थी। जब वह कल बिल्डिंग से कूदी थी, उसने करण को सुपरमैन की तरह दौड़ते हुए देखा था, एक कार पर कदम रखते हुए, और उसे एक झटके में पकड़ लिया। उसे अपनी बाहों में मजबूती से थाम लिया, यहाँ तक कि उसकी छाती को भी पकड़ लिया। उसे उस पल की अपनी भावनाएं अभी भी साफ याद थीं। जब वह गिरी, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। हवा में रहते हुए उसे पछतावा हुआ, अंधेरी जमीन को अपनी ओर आते देखा और निराशा में मौत का इंतजार किया। करण उसकी निराशा में एक चमत्कार की तरह था, एक टूटता तारा जो आकाश में चमका और उस पल में अंजलि के दिल में उम्मीद जगा दी। टक्कर के प्रभाव में वह बेहोश हो गई, लेकिन बेहोश होने से पहले उसके दिल में आश्चर्यजनक रूप से कोई डर नहीं था। जब वह जागी तो पाया कि उसकी सिर्फ बाईं बांह टूटी थी और इसके अलावा वह पूरी तरह ठीक थी। इससे उसे राहत भी मिली और डर भी लगा, साथ ही करण के प्रति एक अजीब सी कृतज्ञता थी। ऊपर किशोर था, उसका बॉयफ्रेंड, जिसने उसे खुद आग में धकेल दिया था और वे 4 साल से यूनिवर्सिटी के दिनों से साथ थे। नीचे करण था, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था और वे बस परिचित थे। करण मुस्कुराते हुए पास आया और जो खाना लाया था उसे टेबल पर रख दिया। उसने अपनी आवाज़ धीमी रखी और पूछा, तुम कैसी हो? अंजलि ने कृतज्ञता से जवाब दिया, मेरी सिर्फ बाईं बांह टूटी है और कुछ नहीं। करण, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर तुम न होते तो मैं शायद अब मुर्दाघर या अंतिम संस्कार गृह में होती। करण हंसा, हम अजनबी तो नहीं हैं, इतनी तमीज़ की ज़रूरत नहीं। वह कब से सो रही है? अंजलि जवाब देने से पहले ही शायद शनाया ने उनकी बात सुन ली और अपनी नींद भरी आंखें खोल दीं। वह तुरंत चमक उठी और बेड से उठ बैठी, करण, तुम आ गए। करण हंसा, अब जब तुम जाग गई हो, चलो खाना खाते हैं। शनाया अनमने ढंग से उठी और अपने चेहरे को ढक लिया, मैं अभी ज़रूर बहुत खराब लग रही हूँ। करण हंसा, खूबसूरत औरत, इतना कॉन्शियस मत हो। जल्दी करो, मुंह धो और खाना खाओ। करण के शब्दों ने शनाया का मूड ठीक कर दिया और उसने अपना बैग उठाया और बाथरूम चली गई। धोने के बाद उसने जल्दी से मेकअप टचअप किया और बाहर आई। वह और करण अभी उस आखिरी कदम को पार नहीं कर पाए थे और वह हमेशा अपनी सूरत को लेकर सजग रहती थी, कहीं वह अपने बिग ब्रदर को डरा न दे। करण ने पहले ही छोटी टेबल सेट कर दी थी और खाना रख दिया था। शनाया करण के पास बैठी, अपनी कटोरी उठाई और पूछा, तुम्हें काम पर नहीं जाना? करण हंसा, मैं तो बस एक आलसी निकम्मा हूँ, मेरे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शनाया ने नाराजगी जताई, ऐसा नहीं है। अगर तुम दिल लगाओ तो तुम किसी भी चीज़ में सबसे बेस्ट होगे। करण
अंजलि ने हंसते हुए जोड़े को देखा, उसकी आंखों में जलन थी और वह शनाया के लिए खुश भी थी। उसने ऐसा बॉयफ्रेंड पाया था जो इतना मर्दाना और ताकतवर था, जो बहुत सिक्योरिटी देता था। तुम्हें हॉस्पिटल में कब तक रहना है, डॉक्टर ने क्या कहा? शनाया ने जवाब दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आज दोपहर में एक और चेकअप होगा, फिर मैं घर जाकर रिकवर कर सकती हूँ, बस नियमित रूप से ड्रेसिंग बदलने आना होगा। करण हंसा, ये तो अच्छी बात है। थोड़ा रुककर करण ने पूछा, किशोर के बारे में तुम क्या करने वाली हो? अंजलि ने दांत पीसे, ब्रेकअप। मैं बाद में होटल में शिफ्ट हो जाऊंगी और अपने लिए नई जगह ढूंढूंगी। शनाया ने हामी भरी, मैं तुम्हें जगह ढूंढने में मदद करूंगी। नमिता रियल एस्टेट और रेंटल का काम करती है, तो मेरे घर के पास अच्छी जगह ढूंढना आसान होगा। हम फ्री होने पर साथ में डिनर कर सकते हैं या शॉपिंग पर जा सकते हैं। अंजलि ने सिर हिलाया, थैंक्स शनाया। शनाया हंसी, बस एक फ़ोन कॉल की बात है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन किशोर ने तुम्हें बिल्डिंग से कूदने के लिए मजबूर किया, क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगी? अंजलि ने कड़वी हंसी हंसी, काश मैं उसे पीटकर अपना गुस्सा निकाल पाती, लेकिन किशोर का परिवार अमीर है और फिर सेठी परिवार का दूसरा युवा मालिक भी है। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे मैं उलझ सकूं। अगर मैं उनसे दूरी बनाए रखूं तो ठीक है। शनाया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। किशोर एक बात थी, लेकिन वह जानती थी कि सेठी परिवार कितना मुश्किल हो सकता है। क्या वेदांत ने कल रात उसे धमकी नहीं दी थी कि उसे उसके सामने घुटनों पर गिड़गिड़ाना पड़ेगा? ये परेशानी अब सिर्फ अंजलि की नहीं थी, इसमें वह भी फंस गई थी और शायद गिल परिवार पर भी असर पड़ सकता था। इसके बारे में सोचकर शनाया को चिंता होने लगी। दोनों औरतों को चुप देखकर करण समझ गया कि वे क्या सोच रही थीं और हंसा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेठी परिवार की परेशानी हल हो गई है। वेदांत अब तुम्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अंजलि, तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये सब तुम पर निर्भर है, चाहे तुम ब्रेकअप करके उनसे दूरी बनाना चाहती हो या बदला लेकर गुस्सा निकालना चाहती हो, दोनों मुमकिन हैं। शनाया की आंखें हैरानी से फैल गईं। सिर्फ एक रात में सेठी परिवार की समस्या हल हो गई। शनाया को अनायास उस रात की याद आई जब तारुश ने क्लिंट और बाकियों को परेशानी करने भेजा था और वे रातों रात निपट गए थे। लेकिन सेठी परिवार एक ताकतवर कल्टीवेटर परिवार था, तारुश जैसा नहीं। करण ने ये सब कैसे किया? दोनों औरतों की उम्मीद भरी और हैरान नजरों के बीच करण ने हल्के से मुस्कुराया, मैं सेठी परिवार गया और उनके मुखिया वेदांत के पापा से बात की। बाद में सेठी परिवार के लोगों को मेरी बातें सही लगी, तो उन्होंने वेदांत को वापस बुलाया और उसकी टांगें तोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। मुझे लगता है कि वेदांत को अब बाकी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही गुजारनी पड़ेगी। बातें करना, कमाल का बातें करना। क्या सेठी परिवार इतना समझदार है? अगर वे समझदार होते तो वेदांत इतने बेतरतीब और मनमाने ढंग से काम नहीं करता। शनाया ने करण का क्रूर, हत्यारा पक्ष देखा था और उसे हल्का हल्का सच का अंदाजा हो गया था। तर्क से समझाना। तर्क क्या है? जिसकी मुट्ठी बड़ी उसका तर्क बड़ा। करण जरूर अकेले सेठी परिवार में घुसा होगा, परिवार के लोगों से लड़ा होगा और फिर उन्हें काबू में करके वेदांत को वापस बुलवाया और उसकी टांगें तुड़वाईं। क्या करण सेठी परिवार के लोगों को हरा सकता था? शनाया की आंखें चमक उठीं, उसकी नज़रों में खुली प्रशंसा और प्यार था। अगर अंजलि उसके पास न होती तो वह जरूर दौड़कर करण पर झपट पड़ती और उसे एक जोशीला अंतहीन चुंबन देती। ये आदमी इतना मर्दाना है। जितना वह उसे प्यार करती थी उतना ही उससे निकलना मुश्किल था। अंजलि, जो अपेक्षाकृत मासूम थी, ने करण का क्रूर पक्ष नहीं देखा था। हालांकि उसे ये कुछ अविश्वसनीय लगा, लेकिन वह कोई और जवाब नहीं सोच पाई, तो उसने उस पर यकीन कर लिया। क्या मैं वाकई उसे पीट सकती हूँ? करण हंसकर बोला, बिल्कुल पीट सकती हो। उसके किए हुए को देखते हुए अगर तुम उसे सिर्फ पीटो तो ये हल्का ही होगा। उसे मार भी डालो तो ये भारी नहीं माना जाएगा। अंजलि ने अपने होंठ काटे, उसकी आंखें धीरे धीरे चमक उठीं, जैसे कुछ जाग गया हो। तो मैं उसे बुरी तरह पीटना चाहती हूँ। करण हंसा, ठीक है, तुम्हें वापस जाकर कुछ ज़रूरी सामान पैक करना होगा क्योंकि तुम घर से बाहर जा रही हो। तुम उस मौके पर उसे पीटकर अपना गुस्सा निकाल सकती हो। शनाया और मैं तुम्हारे साथ जाएंगे। शनाया का चेहरा उत्साह से भर गया, वो कमीना, वो तो इंसान भी नहीं है। हमें उसे बुरी तरह पीटना चाहिए। अंजलि की आंखों में छिपा नहीं सकने वाला उत्साह था। ठीक है। दोपहर में अंजलि ने डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी की और करण की कार में किशोर के घर गई। अंजलि ने कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में देखा, उसका चेहरा हल्का सा बदल गया। किशोर लिविंग रूम के सोफे पर मोबाइल के साथ बैठा था, डरा हुआ लग रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उसने सिर घुमाया और करण और बाकियों को दरवाजे पर देखा। उसकी पुतलियों में डर चमक उठा। 2 सेकंड के सदमे के बाद किशोर के चेहरे पर हैरान करने वाली मुस्कान उभरी। अंजलि, तुम डिस्चार्ज हो गई। तुम ठीक हो? मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल में मिलने जा रहा था। तुमने मुझे डरा दिया।
करण ने अपने मुंह का कोना मोड़ा, उसकी प्रतिक्रिया से देखते हुए उसे वेदांत का हाल पता होना चाहिए, है ना? अंजलि ने उस आदमी के चेहरे पर जानी पहचानी मुस्कान देखी, उसका दिल घृणा से भर गया। वह कितनी अंधी थी। इस आदमी ने उसे दूसरे आदमी के बिस्तर पर भेजा था और उसे दूसरे आदमी द्वारा अपमानित होते देखने को तैयार था। उसके गुस्से में बिल्डिंग से कूदने के बाद वह उसे हॉस्पिटल में मिलने भी नहीं आया। अब वह ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इतने बेशर्मी से बातें कर रहा था, इतने आराम से और बेपरवाही से। किशोर, तुम्हें ऐसी दिखावटी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें घिन नहीं आती तो मुझे आती है। मैं अपना सामान पैक करने आई हूँ। अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं। किशोर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पास आया। अंजलि, मैं कल रात नशे में था और पल भर के लिए भटक गया। हम 4 साल से साथ हैं और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका नहीं दे सकती? मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। तुमने कहा था न कि तुम शादी करना चाहती हो। हम अभी शादी कर लेंगे। मैं अभी जाकर डायमंड रिंग खरीदता हूँ। अंजलि को जितना सुनने को मिला उतनी ही घिन बढ़ती गई। उसने अपना हाथ उठाया और किशोर के चेहरे पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। मुझे कैसे नहीं दिखा कि तुम इतने घिनौने हो? किशोर अंजलि के जोरदार थप्पड़ से हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि अंजलि कमरे में घुसी और अपना सामान पैक करने लगी, तो वह आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि, मुझे माफ़ कर दो, मैं वाकई। थप्पड़। किशोर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि करण का थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ चुका था। करण की ताकत अंजलि की तुलना में कहीं ज्यादा थी। किशोर को बस अपनी आंखों के सामने तारे नाचते दिखे और मुंह में खून का स्वाद आया। उसका गाल तुरंत सूज गया। तुम क्या कर रहे हो? करण किशोर के कान के पास गया और धीरे से बोला, तुम्हें पता है वेदांत का क्या हुआ? किशोर की पुतलियों में डर का भाव चमक उठा। पक्का नहीं पता, लगता है वह हॉस्पिटल गया। करण ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि तुमने अंजलि को बिल्डिंग से कूदने के लिए मजबूर किया और वेदांत ने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा और मुझे धमकी दी। इसलिए मैं कल रात उनके घर गया और वेदांत के पापा विविंत और उसके अंकल पार्थिव को मार डाला। मैंने उसके बड़े भाई वमेश को अपंग कर दिया। उसे भी उसके अपने परिवार वालों ने अपंग कर दिया और अब उसे बाकी जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजारनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है वह अब तुमसे कितनी नफरत करता होगा? किशोर का सिर ऐसा झंझना रहा था जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और वह जमीन पर ढह गया, करण को डर से देखते हुए, जैसे उसने नरक से निकलकर आए किसी भूत को देख लिया हो। ये आदमी कौन है? इसने वाकई सेठी परिवार के मुखिया को मार डाला, परिवार के वारिस को अपंग कर दिया और परिवार वालों को मजबूर किया कि वे खुद वेदांत को अपंग कर दें। अब सब खत्म हो गया। वह बर्बाद हो चुका था। वेदांत वह शख्स था जो छोटी छोटी बातों का भी बदला लेता था। हालांकि ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उसने अंजलि पर नज़र रखी थी, लेकिन वह ज़रूर इसके लिए किशोर को जिम्मेदार ठहराएगा। वह अब अपंग है, लेकिन किशोर को मारने के लिए उसे बस एक शब्द कहना होगा। करण ने किशोर को ठंडी नज़रों से घूरा। लिविंग रूम में रेंग कर जाओ और अपने मुंह पर थप्पड़ मारो। जब तक मैं यहाँ से नहीं जाता, रुकना मत। अगर तुम हल्के से थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जब अंजलि ने अपनी पैकिंग खत्म की और सूटकेस बाहर खींचा, तो किशोर लिविंग रूम में घुटनों पर बैठा था, बार बार अपने गालों पर थप्पड़ मार रहा था। उसके चेहरे के दोनों तरफ तो इतनी सूजन आ चुकी थी कि लग रहा था जैसे सुअर का सिर बन गया हो। अंजलि को देखते ही किशोर उसकी तरफ रेंगता हुआ आया, जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो, और गिड़गिड़ाने लगा, अंजलि, मैं गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। अंजलि ने किशोर को एक लात मारी, जिससे वो जमीन पर लुढ़क गया। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं बचा। करण चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके पास खड़ी शनाया ये सब देखकर भड़क गई। वो दौड़कर गई और किशोर के पेट में जोरदार लात जड़ दी। हरामी! किशोर चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से कराहता हुआ सिकुड़ गया। शनाया भी अपनी हरकत से थोड़ा घबरा गई और जल्दी से करण के पीछे पीछे बाहर भागी। करण हंसते हुए बोला, वाह, क्या साफ सुथरी लात थी। शनाया ने गुस्से में कहा, यह साला इतना बड़ा हरामी है कि इसे तो नपुंसक बन जाना चाहिए। गाली देने के बाद शनाया ने करण का हाथ पकड़ा और हंसते हुए बोली, करण भाई, तुम तो बेस्ट हो। इतने मर्दाना और चार्मिंग। करण ने मजाक में कहा, अभी से इतनी तारीफ मत कर, कहीं मैं भी तुम्हारी नज़रों में हरामी न बन जाऊं। शनाया हंसी, करण भाई कभी ऐसे नहीं हो सकते। वैसे भी अगर तुम हरामी बन भी गए तो सबसे मर्दाना और चार्मिंग हरामी होगे। मुझे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करण गाड़ी में बैठ गया। अब कहाँ चलें? पहले अंजलि को होटल छोड़ते हैं। किराए का फ्लैट तैयार होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। करण ने उन्हें होटल ड्रॉप किया और बोला, मैं अब और नहीं रुक सकता। ऑफिस जाना है। कुछ चाहिए हो तो कॉल कर देना। शनाया की आंखें चमक उठी, रात को डिनर साथ में करें। करण हंसा, आज का प्लान फिक्स है, फिर कभी सही।
दरअसल करण का कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो जानबूझकर शनाया से थोड़ा दूरी बनाना चाहता था, वरना आज रात शायद वो उसके साथ बेड पर होती। प्रियंका की वजह से ये सब थोड़ा अजीब हो जाता। बेहतर था कि अभी छुपकर ऑफिस में टाइम पास करे और कुछ दिन सॉल्टेड फिश की तरह आराम से निकाले। करण भाई, गुड न्यूज़। करण ऑफिस में गेम खेल रहा था, तभी अर्पित दौड़ता हुआ आया, जोश में चिल्लाते हुए। करण ने सिर उठाया, क्या कमीशन का पेमेंट आ गया? अर्पित हंसा, सैलरी तो 2 दिन बाद आएगी, कमीशन भी उसी के साथ मिलेगा। करण ने हंसकर पूछा, फिर क्या गुड न्यूज़ है? अर्पित करीब आया और फुसफुसाते हुए बोला, करण भाई, पक्की खबर है, तुम्हारा फिर से प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन? करण हैरान हुआ, मैं तो अभी अभी सेल्स टीम 8 का लीडर बना हूँ। फिर से प्रमोशन? क्या अब सेल्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बन जाऊंगा? अर्पित हंसा, लगभग, हाँ डिप्टी डायरेक्टर। करण ने राहत की सांस ली। डिप्टी डायरेक्टर ठीक था, बस थोड़ा बड़ा सॉल्टेड फिश, थोड़ा और बड़ा और कंफर्टेबल लेटने का स्पेस। डिप्टी का मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं, बस दिन काटना, सही है ना? जब तक वो तेजी से टाइम पास करता रहे, न जिम्मेदारी उसका पीछा कर सकती थी, न कोई मुसीबत। वैसे भी उसे प्रमोशन की उम्मीद तो थी ही नहीं, सिर्फ 3 महीने की बात थी। पोजीशन से क्या फर्क पड़ता? कब होगा? अर्पित ने जवाब दिया, अगले कुछ दिनों में अपॉइंटमेंट आ जाएगा। करण ने सिर हिलाया, फिर टीम 8 का लीडर कौन बनेगा? अर्पित हंसा, टीम 8 में ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, नई बनी सेल्स टीम है। सुना है तुम्हें डबल रोल करना पड़ेगा। करण ने बेफिक्री से कहा, मैं तो बस दिन काटने वाला आलसी इंसान हूँ। अगर सचमुच 2 रोल करने पड़े तो तुम्हें टीम 8 का काम संभालना पड़ेगा। अर्पित ने खुशी खुशी शुक्रिया कहा, थैंक्स यार करण भाई। करण हंसा, कैसा थैंक्स? तुझे तो टीम लीडर का काम करने की सैलरी भी नहीं मिलेगी, फ्री में काम कर रहा है तू। अर्पित हंसा, मजाक मत करो करण भाई, तुमने मुझे पहले इतने सारे ऑर्डर दिए, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। मुझे तो तुम्हारी हेल्प करने और अपने स्किल्स प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, और लोग तो इस मौके के लिए तरसते हैं। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अच्छे से काम कर, बाद में मैं जनरल मैनेजर प्रियंका से बात करके तेरा प्रमोशन करवाऊंगा। करण अर्पित को मजाक नहीं कर रहा था, वो मानता था कि अर्पित भले ही जवान है, लेकिन काफ़ी काबिल है। उसे टीम लीडर बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब से प्रियंका ने कंफर्म किया था कि गुप्ता फैमिली को कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा और जिन्हुई इन्वेस्टमेंट करण को फुल सपोर्ट करेगा बिना कंपनी के ऑपरेशंस में दखल दिए, तब से उसने एक बड़ा हिलाव दुलाव शुरू कर दिया था। वो कई सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को हटाने की प्लानिंग कर रही थी, जो बिना काम किए पोजीशन पर बैठे थे। वो सारे अश्वंत, कैफ और आलम जैसे शेयर होल्डर्स से किसी न किसी तरह कनेक्टेड थे। इन लोगों की वजह से कंपनी एक कीचड़ भरे गड्ढे की तरह थी, जिसमें लोग फंस जाते थे और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता था। इन बेवफा परजीवियों को हटाकर और एक जवान, जोशीले मैनेजमेंट को लाकर ही प्रियंका सबको आगे ले जा सकती थी। उसे डिप्टी डायरेक्टर बनाने का फैसला भी शायद इस हिलाव दुलाव का हिस्सा था। सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जाधव अश्वंत के आदमी थे और उनकी रिटायरमेंट आने वाली थी, तो उन्हें हटाया जाना तय था। सोचते सोचते करण को अचानक चिंता होने लगी, क्या प्रियंका उसे पहले डिप्टी डायरेक्टर बनाकर बाद में धीरे धीरे सेल्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाना चाहती थी? अगर तुम हिम्मत करके आए तो देखते हैं कौन किसे संभालता है। जनरल मैनेजर प्रियंका कमाल की हैं, एक ही चाल में गुप्ता फैमिली जैसे कई शेयर होल्डर्स को बाहर कर दिया, डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया और अब उनकी बात फाइनल है, कोई उनके खिलाफ नहीं जा सकता। इस चाल से प्रियंका ने कई लोगों को धूल चटा दी। अचानक कंपनी में सीनियर पोजीशंस के लिए ढेर सारी वैकेंसीज खुल गईं। ये तो जैसे कत्लेआम हो गया। सोचा भी नहीं था कि प्रियंका इतनी सख्त हो सकती हैं। करण कंपनी में दाखिल हुआ तो देखा कि कई कर्मचारी इकट्ठा होकर जोश में बातें कर रहे थे। करण हंसते हुए बोला, क्या बात कर रहे हो इतने जोश में? अंशु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज की शेयर होल्डर और सीनियर एग्जीक्यूटिव मीटिंग की बात कर रहे हैं। करण ने कुर्सी खींचकर गॉसिप में शामिल हो गया, तुम लोग तो सब कुछ जानते हो, चलो गपशप करते हैं। अंशु का चेहरा जोश से चमक रहा था। आज की शेयर होल्डर मीटिंग में अश्वंत, कैफ और आलम जैसे शेयर होल्डर गायब थे और जिन्हुई इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी सामने आई। जिन्हुई इन्वेस्टमेंट के पास कंपनी के 44% शेयर हैं। अश्वंत और बाकियों के सारे शेयर इस जिन्हुई इन्वेस्टमेंट को बेच दिए गए हैं। जिन्हुई इन्वेस्टमेंट के प्रेसिडेंट देवीलाल ने शेयर होल्डर मीटिंग में साफ कहा कि वो प्रियंका के हर फैसले का बिना शर्त सपोर्ट करेंगे, यहां तक कि उन्होंने स्पॉट पर प्रॉक्सी स्टेटमेंट भी लिख दिया। मतलब अब से प्रियंका के पास 69% इक्विटी कंट्रोल है। कंपनी में उनके फैसले कोई नहीं टाल सकता। प्रियंका ने इसके बाद कंपनी की हाई लेवल मीटिंग में ढेर सारे एग्जीक्यूटिव्स के पावर का गलत इस्तेमाल करने के सबूत निकाले और कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का काम सस्पेंड कर दिया। उन्होंने एक एक्सटर्नल प्रोफेशनल ऑडिट टीम को सारे काम की जांच के लिए बुलाया है।
अगर कुछ गड़बड़ मिली तो कानूनी कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है कि सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जाधव और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अशफाक मीटिंग में इतना डर गए कि उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए और वो टूट से गए। हाँ, ये दोनों पहले गुप्ता फैमिली के साथ थे और इन्होंने ढेर सारी गड़बड़ियां की हैं। लगता है इस बार बच नहीं पाएंगे। करण ने गॉसिप सुनी और तारीफ की, प्रियंका का ये मूव तो बहुत सॉलिड था। सब हंस रहे थे तभी विनोद ने अचानक चिल्लाया, अरे अनाउंसमेंट आ गया। वाह करण भाई, तुम सेल्स डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर बन गए। सब जोश में आ गए, करण को डिनर ट्रीट देने के लिए उकसाने लगे। करण ने हाथ हिलाया, डिनर और ड्रिंक्स में क्या खास बात है? आज रात डिनर और सिंगिंग सब मेरी तरफ से। सब ने तालियां बजाईं। ऑफिस खत्म होने से ठीक पहले करण को निधि का फोन आया। करण भाई, आज रात टाइम है। करण ने जवाब दिया, आज रात मैं अपने कॉलीग्स को डिनर ट्रीट दे रहा हूँ। क्या बात है, कुछ काम है? निधि की आवाज़ में थोड़ी निराशा थी। कुछ खास नहीं, बस मैं और प्रेरणा तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहते थे। तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं, फिर कभी सही। करण ने सोचा और बोला, क्यों न तुम लोग हमारे साथ आ जाओ। निधि ने हिचकते हुए पूछा, क्या वो ठीक रहेगा? करण हंसा, क्या दिक्कत है? मेरी ट्रीट है, बस आ जाओ। निधि तुरंत खुश हो गई, फिर तो हम जरूर आएंगे। ठीक है, मैं लोकेशन भेज देता हूँ। ऑफिस खत्म होने के बाद सब रेस्तरां पहुंचे। निधि और प्रेरणा ठीक उसी वक्त पहुंची जब सब बैठे। निधि ने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी और अपने क्यूट चेहरे के साथ वो किसी परी जैसी लग रही थी। प्रेरणा ने ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहनी थी। उसकी भौहों में एक जोशीली हीरोइन जैसी वाइब थी जो बहुत डैशिंग और बहादुर दिख रही थी। निधि करण के पास बैठ गई, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये देखकर सबका ध्यान गया और लोग मजाक करने लगे। करण भाई, क्या इसे भाभी बुलाएं? कितनी क्यूट है। करण भाई, तुम तो लकी हो। निधि का चेहरा और लाल हो गया, यहाँ तक कि उसके कान भी लाल हो गए। वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, लेकिन मन ही मन उसे थोड़ा मज़ा भी आ रहा था। क्या लोग सोच रहे थे कि वो और करण कपल जैसे दिखते हैं? करण हंसकर डांटा, बस करो तुम लोग। ये मेरी छोटी बहन है, बकवास मत करो। वो अभी स्टूडेंट है, तुम लोगों की तरह बेशर्म नहीं है। डिनर शुरू हुआ। निधि सोया मिल्क पी रही थी और एकदम शांत लेडी जैसी बनी रही। वहीं प्रेरणा पूरी मस्त मौला थी, सबके साथ ड्रिंक कर रही थी, ड्रिंकिंग गेम्स खेल रही थी और ग्रुप में पूरी तरह घुल मिल गई। करण हैरानी से देख रहा था कि इतने अलग अलग पर्सनैलिटी वाली ये दोनों लड़कियां इतनी अच्छी दोस्त कैसे बन गईं। क्या इसलिए कि उनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं? हॉटपॉट खाने के बाद सबने पास के एक के टीवी में बड़ा प्राइवेट रूम बुक किया और ड्रिंकिंग और मस्ती चालू रखी। ड्रिंकिंग के बीच में करण बाथरूम गया। जब बाहर आया तो निधि और प्रेरणा दिखाई नहीं दी, तो उसने पूछा, वो लोग कहाँ हैं? विनोद ने जवाब दिया, वो बाथरूम गई हैं। ओह। करण बैठ गया, थोड़ी देर ड्रिंक किया, लेकिन वो दोनों अभी भी नहीं लौटी, तो उसे थोड़ी चिंता हुई। वो उठा और बाहर चला गया। बाथरूम की तरफ जाते हुए अचानक प्रेरणा की आवाज़ सुनाई दी, अगली बार अगर तुमने अपने गंदे हाथ बढ़ाए तो मैं तोड़ दूंगी, अब निकल यहाँ से। करण ने आंखें मटकाईं और जल्दी से कॉर्नर मोड़ा। उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। 3 जवान लड़के जमीन पर पड़े थे, दर्द से कराह रहे थे। प्रेरणा हाथ कमर पर रखे खड़ी थी, एकदम हीरोइन की तरह। उसके पीछे निधि चिंतित दिख रही थी और उसका हाथ खींच रही थी। वो तीनों लड़के पेट पकड़ कर उठे, डरते डरते कुछ कदम पीछे हटे और चिल्लाए, तू साली, हिम्मत है तो भाग मत। मैं अपने लोगों को बुलाकर तुझे सबक सिखाऊंगा। प्रेरणा ने तंज कसा, ठीक है, मैं रूम 508 में हूँ। हिम्मत हो तो आ, देखते हैं कौन किसे सबक सिखाता है। ठीक है, तू देख ले। वो तीनों मुड़कर भाग गए। प्रेरणा ने हाथ झटके और बेफिक्री से बोली, कचरा। निधि, तू डर तो नहीं गई ना? निधि ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ। प्रेरणा ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराई, चल वापस चलते हैं। निधि ने चिंता से पूछा, तूने अभी अभी उन्हें हमारा रूम नंबर बता दिया, अगर वो सचमुच आ गए तो उनकी पिटाई कर देंगे। प्रेरणा ने ऐसे जवाब दिया जैसे ये कोई आम बात हो। ये कचरे लोग डरपोक होते हैं, बस ताकतवरों से डरते हैं। इनकी अच्छे से धुनाई कर दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे करण भाई। प्रेरणा की हंसी अचानक रुक गई, जैसे स्कूल बंद करने वाली स्टूडेंट पकड़ी गई हो। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भर गया, तुमने सब देख लिया ना? करण हंसते हुए बोला, मैंने तो बस रिजल्ट देखा और तू तो गजब की है। अकेले 3 मर्दों को धूल चटा दी। करण की तारीफ सुनकर प्रेरणा हंस पड़ी और थोड़ा इतराने लगी, बस छोटे मोटे गुंडे थे, मैं ऐसे 10 को आराम से पेल सकती हूँ। करण ने थम्स अप दिया, कमाल है। इन लोगों ने क्या किया था? निधि ने समझाया, हम बाथरूम से निकलकर हाथ धो रहे थे। वो तीनों लड़के हमारे पास चिपकने आए। मैंने उन्हें इग्नोर किया तो एक ने मेरा कंधा छूने की कोशिश की। प्रेरणा ने उसे लात मारकर भगा दिया, फिर लड़ाई शुरू हो गई। करण भाई, प्रेरणा को ब्लेम मत करना, वो तो मुझे बचाने के लिए लड़ी।
करण हंसते हुए बोला, मैं उसे ब्लेम थोड़े कर रहा हूँ, मैं तो उसकी तारीफ कर रहा हूँ। उसने सही कहा, ये लोग गंदी हरकत करते हैं और इनकी धुनाई करके इन्हें सुधारा जा सकता है। प्रेरणा ने गर्व से कहा, देखा निधि, मैंने कहा था ना, करण भाई भी मेरे जैसा ही सोचते हैं। करण हंसकर बोला, चल वापस चलकर मस्ती करते हैं। निधि ने चिंता से कहा, उन्होंने अभी रीइंफोर्समेंट बुलाया है, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। करण ने प्रेरणा की तरफ इशारा किया, जब प्रेरणा इतनी जबरदस्त फाइटर है तो चिंता किस बात की। अगर कुछ ज्यादा हुआ तो मैं भी हेल्प कर दूंगा। प्रेरणा ने मुस्कुराकर थम्स अप दिया, करण भाई तू तो कमाल है। करण ने हंसकर जवाब दिया, तू भी तो पहले कमाल कर आए। उनके इस बेफिक्रे अंदाज को देखकर निधि भी मुस्कुरा उठी। इनके साथ रहने पर न तो बुरे लोगों से डर लगता था, न ही बुली होने का। बहुत सेफ फील होता था। काश ये हमेशा ऐसा ही रहे, कितना अच्छा हो। ये सोचते हुए निधि ने चुपके से करण की तरफ देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तीनों प्राइवेट रूम में वापस गए और मस्ती करने लगे। करीब 10 मिनट बाद दरवाजा खुला और वही लड़का जिसे प्रेरणा ने पीटा था अंदर आया। उसकी नज़र पूरे रूम में घूमी, फिर प्रेरणा और निधि पर पड़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वो रही। उसके चिल्लाने पर एक बड़ा ग्रुप रूम में घुस आया। सबके टैटू थे, चेहरों पर खतरनाक एक्सप्रेशन, साफ था कि ये अच्छे लोग नहीं थे। भीड़ के बीच में एक छोटा मोटा गोलमटोल पेट वाला जवान लड़का खड़ा था। उसकी नज़र पूरे रूम पर घूमी और फिर निधि के चेहरे पर टिक गई। वो रुक गया, उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। अरे क्या मस्त माल है। प्रेरणा निधि के सामने खड़ी हो गई, उसका रास्ता रोकते हुए और तंज कसते हुए बोली, मोटू अगर तू ऐसे ही घूरता रहा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। यंग मास्टर रस्तोगी ने हंसते हुए कहा, तुझ में हिम्मत है लड़की, तूने मेरे आदमियों को पीटा था ना। प्रेरणा ने सिंपल जवाब दिया, हाँ तो। यंग मास्टर रस्तोगी ने ठंडी हंसी छोड़ी, हिम्मत तो है तुझमें। मुझे ऐसी तेज तर्रार लड़कियां पसंद हैं। सब लोग इसे पीटो और इन दोनों लड़कियों को प्राइवेट रूम में ले चलो, मैं धीरे धीरे मजे लूंगा। कई गुंडे प्रेरणा की तरफ बढ़े। प्रेरणा बिल्कुल नहीं डरी और सामने से भिड़ गई। उसने टेबल से बियर की बोतल उठाई और पहले वाले के सिर पर दे मारी। धड़ाम, बोतल टूट गई और वो आदमी डगमगाकर गिर पड़ा। प्रेरणा ने हमला जारी रखा। उसके अटैक सिंपल लेकिन दमदार थे, उसकी ताकत हैरान करने वाली थी। जो भी उससे टकराता वो डगमगाकर गिर पड़ता, उठ नहीं पाता। यंग मास्टर रस्तोगी हैरान रह गया, ये लड़की इतना अच्छा कैसे लड़ सकती है। तुम सब क्या इंतजार कर रहे हो, हमला करो। अमित, अपने लोगों को हथियार दो और इस लड़की की टांगें तोड़ दो। यंग मास्टर रस्तोगी के चिल्लाने पर एक चश्मा पहने हुए आदमी पीछे से निचुड़ा। उसने प्रेरणा को देखा जो बाघिन की तरह लड़ रही थी। यंग मास्टर रस्तोगी, ये काम मुझे सौंप दो। यंग मास्टर रस्तोगी ने हाथ हिलाया, इन दोनों लड़कियों को मेरे लिए ठीक कर दो और वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तेरा। चश्मे वाला आदमी खुशी से उछल पड़ा। उसने हाथ हिलाया और चिल्लाया, हथियार निकालो। हमला। उनके पास से चाकू, खंजर और लोहे की रॉड्स निकली और फिर उन्होंने प्रेरणा को घेर लिया। करण सोफे से उठा और बेफिक्री से बोला, अमित तू तो हर जगह टकरा जाता है। चश्मे वाला आदमी अचानक सख्त हो गया। करण को सोफे से उठते देख उसकी आंखों में गहरा डर भर गया। करण, वो यहाँ कैसे। वो फिर से करण से टकरा गया। क्या भगवान उसे खत्म करना चाहते थे। अमित पर डर की लहर दौड़ गई। उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, उसका खून सिर में चढ़ रहा था। रुको, सब रुक जाओ साले, मैं तो वैसे भी गया, पहले अपनी भड़ास तो निकाल लूं _1। अमित की चीख में डर और निराशा थी। उसे नहीं पता था कि आज उसका क्या होगा, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने अभी नहीं रोका तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अमित की चीख इतनी जोरदार थी कि पूरे रूम में गूंज गई। सब उसकी चीख से हैरान रह गए। यंग मास्टर रस्तोगी ने नाराजगी से भौहें चढ़ाईं, क्या कर रहा है। मेरे कान फट गए, तुझे मैं दिख रहा हूं। अमित ने उसे इग्नोर किया। उसकी आंखों में सिर्फ करण था और दिल में सिर्फ डर। मिस्टर करण, अमित ने सम्मान से झुककर बात की। उसने कोई सफाई नहीं दी क्योंकि तथ्य सामने थे और सफाई देने से कुछ बदलने वाला नहीं था। अर्पित और बाकी लोग हैरानी से झुके हुए अमित को देख रहे थे, फिर करण की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। क्या करण भाई इतने बड़े शॉट हैं। कंपनी में बिजनेस करना, बड़े डील्स आसानी से पकड़ना, प्रमोशंस जैसे पानी पीने जितने आसान। कौन सोच सकता था कि वो कंपनी के बाहर भी इतने जबरदस्त होंगे। ये चश्मे वाला आदमी जिसके इतने सारे गुंडे थे जो चाकू चलाने से भी नहीं डरते, वो करण की एक नज़र से डर के मारे कांप रहा था। क्या करण इतना खतरनाक है। कहीं करण किसी अंडरवर्ल्ड बड़े शॉट का बेटा तो नहीं जो कंपनी में बस टाइम पास करने और अपनी इमेज चमकाने आया है। सबके दिमाग में तरह तरह के ख्याल चलने लगे। अमित के साथ आए कई लोगों ने भी करण को पहचान लिया। क्या ये वही खतरनाक आदमी नहीं था जो पहले अकेले मीटिंग में आया था, कॉरिडोर में दर्जनों लोगों से घिरा था और फिर भी उसने पहले हमला किया था।
वो कुछ मिनट के लिए ऑफिस में गया और बॉस बदल गया। युगांश, आयरन फिस्ट और एविल घोस्ट सब मर गए। साला, इनका उससे टकराव कैसे हो गया? क्या ये यमराज के सिर पर खोदने जैसा नहीं था? जीने से तंग आ चुके थे क्या? करण ने बेफिक्री से पूछा, क्या चल रहा है? अमित ने जल्दी से जवाब दिया, आज मैं यंग मास्टर रस्तोगी के साथ डिनर पर था, उनसे एक प्रोजेक्ट लेने की कोशिश कर रहा था। खाना खाने के बाद हम सब सिंगिंग के लिए आए और फिर उनके 3 छोटे भाइयों की पिटाई हो गई। मैं बस देखने आया था, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर करण यहाँ हैं। वरना मैं आपकी डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करता। यंग मास्टर रस्तोगी, लगता है कोई और रईस ज़्यादा है। करण ने उस मोटे लड़के की तरफ देखा भी नहीं और शांति से बोला, मैं तुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता हूँ। अमित की आंखें चमक उठीं, वो और गहरा झुका, प्लीज आप जो कहें मैं करूँगा मिस्टर करण। करण ने मोटे लड़के की तरफ इशारा किया, ये लड़का बहुत घमंडी है। मुझे इसका चेहरा पसंद नहीं आया। इसकी पिटाई कर, मारना नहीं है, बस 1-2 टांगें तोड़ दे। अमित का चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया। जैसा उसने सोचा वो गया। करण को तो बिल्कुल छेड़ा नहीं जा सकता। क्लिंट और बाकियों को करण ने कितनी आसानी से मार डाला था, देखा नहीं? और तारुश और उसके बेटे का क्या, वो भी तो मर गए। जब तारुश और उसका बेटा मरे तो सेन फैमिली ने कहा था कि वो चट्टान से गिर गए। अमित को एक शब्द पर भी यकीन नहीं था। ये जरूर करण ने उन्हें मारा था। तारुश जैसे आदमी को करण ने बिना पलक झपकाए मार डाला, बिना एक पल की देरी के। जैसे कहते हैं, बदला रात होने तक नहीं रुकता। तारुश का बेटा साधक संप्रदाय में शामिल हुआ था और उसकी ताकत भी ठीक ठाक थी। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता, करण ने उसे भी आसानी से खत्म कर दिया। करण बहुत खतरनाक था, लेकिन उसके पास खड़ा ये मोटा लड़का भी आसान नहीं था। वो पवन था, रस्तोगी फैमिली के हेड चितरंजन का इकलौता बेटा, जिसे वो बहुत प्यार करते थे। अगर उसने पवन की टांगें तोड़ी तो वो भी तो गया। रस्तोगी फैमिली के सामने वो तो एक छोटा सा झींगा था। आज उसने इतनी मेहनत करके पवन के साथ डिनर फिक्स किया था ताकि उससे डील ले सके। लेकिन कौन जानता था कि वो करण इस बदनसीब तारे से टकरा जाएगा। करूं या मना कर दूं, दोनों रास्ते मरने की तरफ ही जा रहे थे। पवन बोला, उसकी आवाज में साफ मजाक था, हाँ तू तो काफी बड़ा शॉट लगता है जो अमित को इतना डरा रहा है। लेकिन तूने गलत हिसाब लगाया, ये मेरे रस्तोगी फैमिली का कुत्ता भी नहीं है। क्या लगता है ये मुझे मारने की हिम्मत करेगा? अगर इसने मेरी एक उंगली भी छुई तो ये मर जाएगा। हाँ हाँ, क्या मजाक है? करण ने बेफिक्री से जवाब दिया, सचमुच। करण का हल्का सा लहजा अमित के कानों में 2 जोरदार गड़गड़ाहट की तरह गिरा। वो समझदार था, उसे समझ आ गया कि करण ऐसा क्यों कर रहा था। करण उसे जानबूझकर टेस्ट कर रहा था। अगर उसने अभी मना किया तो शायद वो आज यहाँ से निकल भी ना पाए। पवन के शब्द एक सुई की तरह थे जो सीधे अमित के दिल में चुभ गए। वो रस्तोगी फैमिली का कुत्ता भी नहीं है। अमित के दिल में गुस्सा भड़क उठा। वो अचानक खड़ा हुआ, उसने अपने एक गुंडे के हाथ से लोहे की रॉड छीनी और पवन पर जोर से मारी। जब मरना ही है तो पहले अपनी भड़ास तो निकाल ले। तू साले मोटू, अपनी फैमिली की ताकत के दम पर मुझे कुत्ते की तरह ऑर्डर देता है? क्या सचमुच मुझे अपने घर का पालतू कुत्ता समझता है? मैं तुझे मार मार कर आलू बना दूंगा साले। पवन अभी भी हंस रहा था, उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अमित उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। लेकिन अगले ही पल लोहे की रॉड की ताकत से वो जमीन पर लुढ़क गया। अमित की आंखें खून की तरह लाल थीं। वो चिल्लाया, जाओ इसे पीटो, इसके हाथ पैर तोड़ दो। अमित के आदमियों ने पवन को घेर लिया। पवन जमीन से उठा, गुस्से में गालियां देता हुआ, अमित तूने मुझे मारने की हिम्मत की, तू गया। पवन की खतरनाक नज़र निधि और प्रेरणा पर पड़ी, फिर आखिर में करण पर टिकी। तू और तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। एक थप्पड़ से तो मरेगा नहीं। चुप कर। अमित ने पवन को रॉड से फिर मारा। अब वो पूरी तरह लड़ने को तैयार था। 1 बार मारने या 2 बार मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब तो कोई अंतर नहीं था। थोड़ा और मारकर अपनी भड़ास निकाल ले। उसे आज रात ही भागना था। वो अब शिमला में नहीं रुक सकता था। रस्तोगी फैमिली भले ही बहुत ताकतवर थी, लेकिन वो सिर्फ शिमला के लोकल बिग शॉट्स थे। जब तक वो शिमला छोड़कर छुप जाता, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। पवन के आदमियों ने देखा तो वो भी दौड़ पड़े और ब्लैक बैम्बू के लोगों से भिड़ गए, जिससे केटीवी में पूरा हंगामा मच गया। अर्पित और बाकी लोग हैरान रह गए। करण की एक बात पर दोनों ग्रुप्स आपस में भिड़ गए। करण भाई, अब क्या करें? करण हंसते हुए बोला, मजा लो, ये तुम लोगों से रिलेटेड नहीं है, तुम बीच में मत पड़ो। करण को पवन से डर नहीं था, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन वो अर्पित और बाकियों को इसमें नहीं घसीटना चाहता था, क्योंकि वो हम लोग थे। पवन के आदमियों की संख्या कम थी और वो जल्दी ही ब्लैक बैम्बू के लोगों से पिट गए। पवन को फिर अमित के आदमियों ने घेर लिया और उसकी पिटाई की। क्रैक। पवन की बाईं टांग बुरी तरह टूट गई और वो दर्द से चीखने लगा। अमित ने करण की बात का एक शब्द भी नहीं टाला।
हालांकि ये बड़ा भाई धीरे धीरे बोलता था और पवन जितना घमंडी नहीं था, लेकिन मारने में वो बेरहम था। कुछ ही दिनों में ब्लैक बैम्बू से लेकर आतंक ग्रुप तक कितने लोग करण के हाथों मरे थे। अमित ने अपने हाथ की रॉड अपने पास खड़े गुंडे को दी और करण के पास सम्मान से गया। मैंने उसका एक हाथ और एक टांग तोड़ दी। मिस्टर करण, क्या ये काफ़ी है? करण कुछ कह पाता उससे पहले जमीन पर पड़ा पवन गुस्से में चिल्लाया, मेरे पापा रस्तोगी फैमिली के हेड चितरंजन हैं। अगर हिम्मत है तो मुझे अभी मार डाल, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा, कसम से। चितरंजन। करण ने भौहें उठाईं और रस्तोगी फैमिली के बारे में पूछने वाला था कि प्रेरणा अचानक आगे बढ़ी, जमीन से लोहे की रॉड उठाए और बिना कुछ कहे पवन की दाहिनी टांग पर दे मारी, उसकी दाहिनी टांग की हड्डी भी तोड़ दी। आह! पवन के चेहरे पर आंसू और नाक बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी फैमिली का नाम बताया, फिर भी इस लड़की ने उस पर इतनी बेरहमी से हमला किया। प्रेरणा ने रॉड फेंकी, नीचे बैठी और पवन के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। ये मत सोच कि तू रस्तोगी फैमिली से है तो कोई तुझे छू नहीं सकता। मैं प्रेरणा हूँ, मोहिंदर मेरा बाप है। आज मैंने तुझे पीटा है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे निपट। अगर तूने मेरे दोस्तों पर उंगली उठाई तो अगली बार तुझे नपुंसक बना दूंगी। पवन ने चीखना बंद किया और प्रेरणा को गुस्से से घूरा, मोहिंदर तेरा बाप है। प्रेरणा ने सिर हिलाया, हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आकर मिल। पवन ने ठंडी हंसी छोड़ी, ठीक है, बहुत अच्छे। मैं तुझे बता रहा हूँ लड़की, तूने जवेरी फैमिली पर आफत मोल ले ली। प्रेरणा ने फिर हाथ उठाया, पवन के चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा, उसकी हंसी उड़ा दी, तेरा चेहरा सुअर की तरह फूल गया, फिर भी मुझे धमकी दे रहा है। मैं तुझे थप्पड़ मार मार कर खत्म नहीं कर सकती। पवन ने दांत पीसे, उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। साला, ये लड़की तो खतरनाक है। अभी के लिए बर्दाश्त करता हूँ, बाद में इसका और पूरी जवेरी फैमिली का हिसाब करूंगा। देखते हैं तब ये हंस पाएगी कि नहीं। करण भी थोड़ा हैरान था। प्रेरणा के लहजे से लग रहा था कि उसकी फैमिली का बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। करण ने निधि की तरफ देखा और पाया कि वो भी हैरान और चिंतित थी। लगता था कि उसे भी अपनी क्लासमेट के बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। जाओ। पवन को उसके आदमियों ने उठाकर ले गए। अमित ने सम्मान से कहा, रस्तोगी फैमिली शिमला की पुरानी कल्टिवेटर फैमिली है। मिस्टर करण, प्लीज़ सावधान रहना। करण को अचानक समझ आया कि वो एक कल्टिवेटर फैमिली थी, तभी इतने घमंडी थे और बार बार मारने की धमकी दे रहे थे। जब ये कल्टिवेटर फैमिली है और वो फैमिली हेड का बेटा है, फिर भी तूने उस पर हाथ उठाया। अमित ने साफ कहा, रस्तोगी फैमिली ताकतवर है, लेकिन पवन तो बस एक आम इंसान है। उसकी सारी ताकत उसकी फैमिली से आती है। मिस्टर करण, आप अपनी काबिलियत पर टिके हो। आपको नाराज करने का मतलब मौत है और पवन को नाराज करने का भी मतलब मौत है। अगर मुझे दोनों में से किसी को चुनना हो तो मैं पवन को ही नाराज करूंगा। और जैसा आपने सुना, वो मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करता है। जब मरना ही है तो उसे पीट कर अपनी भड़ास तो निकाल लूं। करण हंसा, तू तो हिम्मती निकला। अब क्या प्लान है? मौत का इंतजार करेगा। अमित ने जवाब दिया, पवन बहुत छोटा इंसान है, वो बदला जरूर लेगा। वो शायद आपका कुछ न बिगाड़ पाए, लेकिन मुझे मारना उसके लिए आसान है। यहाँ से निकलते ही मैं भागने वाला हूँ। करण ने पूछा, तू ऐसा करने को तैयार है? अमित ने कड़वी हंसी हंसी, हकीकत में ब्लैक बैम्बू कंपनी बस एक खोखला ढांचा है। पहले हम डायरेक्टर तारुष के कनेक्शंस पर बिजनेस और पैसा कमाते थे। अब तारुष मर चुका है, ब्लैक बैम्बू सिर्फ नाम का है और ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। और अब हमने रस्तोगी फैमिली को भी नाराज़ कर दिया। यहाँ रुकना मतलब मौत है, तो बेहतर है कि बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं। करण ने हल्का सा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, ठीक है, जा। मुझे तेरा भागना रोकने की जरूरत नहीं। अमित समझदार और लचीला था, लेकिन वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। करण उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, लेकिन नहीं उसकी हिफाजत करने की जरूरत थी। ख्याल रखना, मिस्टर करण। अमित ने सम्मान से झुककर विदा ली और अपने आदमियों के साथ चला गया। करण की नज़र प्रेरणा पर पड़ी और वो मुस्कुराया, प्रेरणा, तू तो अपनी ताकत छुपा रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेठी, रस्तोगी और जवेरी फैमिली शिमला की 3 सबसे पुरानी कल्टिवेटर फैमिली हैं। सेठी सबसे ताकतवर है, फिर रस्तोगी और हमारी जवेरी फैमिली सबसे कमज़ोर है। बीबीक्यू स्टैंड पर प्रेरणा ने थोड़ा शर्मिंदगी के साथ समझाया, मैंने जानबूझकर अपनी फैमिली का बैकग्राउंड नहीं छुपाया था। बस मुझे लगता है कि दोस्ती में सच्चाई और भरोसा मायने रखता है, फैमिली बैकग्राउंड को बीच में लाने की क्या ज़रूरत। करण ने बियर पकड़ी और प्रेरणा के साथ ग्लास टकराया, हंसते हुए बोला, तू पवन को नहीं जानती थी। प्रेरणा ने सिर हिलाया, मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ और रोज़मर्रा में फैमिली के मामलों में नहीं पड़ती। अगर उसने अपनी फैमिली का नाम नहीं बताया होता तो मैं उसे पहचानती भी नहीं। करण ने मुस्कुराकर प्रेरणा की चालाकी पकड़ ली, जब तुझे उसकी पहचान नहीं पता थी, तूने उसे नहीं मारा। लेकिन जैसे ही तुझे पता चला कि वो रस्तोगी फैमिली के हेड का बेटा है,
तूने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी और जानबूझकर अपना नाम बताया। क्या तू डर रही थी कि वो मुझ पर और निधि पर बदला लेगा, इसलिए तूने जानबूझकर दुश्मनी मोल ली? प्रेरणा अपनी सोच पकड़े जाने पर शर्मिंदगी से बोली, मैंने उसे मारा तो जिम्मेदारी भी मुझे लेनी चाहिए। अगर रस्तोगी फैमिली तुम पर बदला लेगी तो उनके तरीके बहुत बेरहम होंगे। जवेरी फैमिली भले ही रस्तोगी जितनी अमीर न हो, लेकिन हम भी एक कल्टिवेटर फैमिली हैं और उनसे डरते नहीं। निधि ने चिंता से पूछा, पवन की इतनी बुरी तरह पिटाई हुई, वो इसे छोड़ेगा नहीं? वो तुझसे जरूर पंगा लेगा। प्रेरणा ने बेफिक्री से हाथ हिलाया। रस्तोगी और जवेरी फैमिली सालों से खुलेआम और छुपके छुपके लड़ रही हैं। ये छोटी सी बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी सेकंड आंटी को फोन कर दिया है, वो सब संभाल लेंगी। करण ने उत्सुकता से पूछा, तेरी सेकंड आंटी इतनी तगड़ी हैं? प्रेरणा की आंखें गर्व से चमक उठीं। बिल्कुल, मेरी सेकंड आंटी भले ही औरत हों, लेकिन उनकी कल्टीवेशन में गजब की टैलेंट है और वो जवेरी फैमिली की सबसे ताकतवर मेंबर हैं। मेरे परदादा परदादी भी उन्हें हरा नहीं सकते। करण ने पूछा, तेरी सेकंड आंटी की उम्र कितनी है? प्रेरणा ने जवाब दिया, 36 साल। इस साल उनका राशि साल है। 36 साल की उम्र में जवेरी फैमिली के परदादा परदादी को हरा देती हैं। वो तो सचमुच कमाल की हैं। तीनों खा रहे थे तभी प्रेरणा का फ़ोन बजा। उसने कॉल उठाया, उसका चेहरा हैरानी और खुशी से भर गया। सेकंड आंटी, मैं पास में बीबीक्यू खा रही हूँ, चौराहे पर, ठीक है? प्रेरणा ने फ़ोन काटा और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। मेरी सेकंड आंटी आ रही हैं। मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज़ गली में गूंजी और एक कूल मोटरसाइकिल स्लाइड करके बीबीक्यू स्टैंड के पास रुकी। राइडर एक लंबी, स्टाइलिश औरत थी जिसने रेसिंग गियर पहना था। उसने हेलमेट उतारा, अपने बरगंडी लंबे बाल हिलाए और हेलमेट को हैंडलबार पर रखकर बाइक से उतरी। करण की आंखें चमक उठीं। क्या कूल लेडी है, सेकंड आंटी। वो स्टाइलिश औरत आए और प्रेरणा के माथे पर उंगली मारते हुए बोली, तू तो मुसीबत मचाने वाली है। कुछ दिन अकेले छोड़ दूं तो तू हंगामा कर देती है। प्रेरणा ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा और नखरे करने लगी। उन्होंने पहले मेरी क्लासमेट को छेड़ा, मैंने तो बस जवाब दिया। तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। वो औरत हंसी, तू इसे जवाब देना कहती है? रस्तोगी फैमिली के लड़के की टांग तोड़ दी। प्रेरणा ने चालाकी से मुस्कुराया। उस लड़के ने कहा कि वो हमें मार डालेगा, तो मैंने सोचा पहले उसे पीट कर थोड़ा मजा ले लूं। सेकंड आंटी, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये मेरी क्लासमेट निधि है और ये करण भाई, वो भी बहुत स्किल्ड हैं। वो औरत ने हाथ बढ़ाया और शांत लहजे में बोली, हाय, मैं प्रतिभा। प्रेरणा को मुसीबत मचाना पसंद है और अगर उसने तुम्हें तकलीफ दी हो तो सॉरी। करण ने मुस्कुराकर प्रतिभा से हाथ मिलाया। मैं करण। प्रेरणा भले ही जवान है, लेकिन बहुत जिम्मेदार और वफादार है। इस बार उसने निधि के लिए स्टैंड लिया और पवन की पहचान जानने के बाद भी उसने सारा ब्लेम खुद ले लिया। प्रेरणा ने तर्क दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। पवन ने कहा कि वो मुझे और निधि को अपने प्राइवेट रूम में ले जाएगा और धीरे धीरे मजे लेगा। मैंने तो बस उसे पीटा। प्रतिभा की आंखों में अचानक तेज चमक उभरी। उसने सचमुच ऐसा कहा? प्रेरणा ने जोश से कहा, हाँ, सब गवाह हैं। प्रतिभा ने सिर हिलाया, मैं इसे संभाल लूंगी। अभी मेरे साथ घर चल। अरे, अभी? प्रेरणा थोड़ा हिचकिचाई। सेकंड आंटी, क्यों न तुम हमारे साथ थोड़ा बीबीक्यू खा लो? प्रतिभा ने ठंडे लहजे में कहा, पवन कुलपति रस्तोगी का इकलौता बेटा है और बहुत कीमती है। तूने उसकी टांगें तोड़ दी। कुलपति रस्तोगी इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर तू अभी बाहर घूमती रही तो शायद वो पहले तुझ पर हमला करे। तब कोई तुझे नहीं बचा सकता। मेरे साथ घर चल और जब तक ये मसला सुलझ नहीं जाता, अकेले बाहर मत निकल। ओह, प्रेरणा को पता था कि प्रतिभा उसकी भलाई चाहती है। वो थोड़ा नाखुश होकर सहमति दे दी। प्रतिभा करण की तरफ मुड़ी। उसका लहजा ठंडा था। जवेरी फैमिली इस मसले को संभाल लेगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि कुलपति रस्तोगी तुम पर अपना गुस्सा नहीं निकालेगा। तुम्हें बेहतर है कि छुप जाओ, चाहे किसी दोस्त के घर रहो या कहीं घूमने जाओ। बस रस्तोगी फैमिली के लोगों को तुम्हें ढूंढने मत देना। जब हालात शांत हो जाएं, प्रेरणा तुम्हें बता देगी। करण ने हिचकते हुए पूछा, क्या तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है? प्रतिभा की नज़र करण के चेहरे पर पड़ी। वो थोड़ा रुकी और शांत जवाब दिया, अगर जवेरी फैमिली इसे नहीं संभाल पाई तो तुम्हारी मदद से भी कुछ नहीं होगा। ये कहकर प्रतिभा ने प्रेरणा के कंधे पर हाथ रखा और मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गई। करण ने प्रतिभा की पीठ को देखा, हैरान रह गया। क्या उसे कम आंका जा रहा था? सोचने पर सेठी, रस्तोगी और जवेरी शिमला की 3 पुरानी फैमिलीज होने के नाते जाहिर तौर पर सबसे हैरान करने वाली ताकत रखती थीं। वो सेठी नहीं था। अगर जवेरी फैमिली रस्तोगी फैमिली को नहीं संभाल पाए तो वो क्या कर सकता था? उसके सेठी फैमिली को पीटने की खबर को सेठी ने ब्लॉक कर दिया था ताकि बाहर वालों को पता न चले। तो इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि जवेरी फैमिली की गर्व प्रतिभा ने उसे कम आंका। प्रतिभा ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और बड़े इंजन की गड़गड़ाहट के साथ वो चली गई। प्रेरणा की सेकंड आंटी तो बहुत कूल हैं।
निधि ने मोटरसाइकिल की गायब होती सिलहूट को ईर्ष्या और थोड़ी नाराजगी के साथ देखा। मैं तो कुछ काम की नहीं हूँ, हमेशा मुसीबत में पड़ जाती हूँ। करण ने हाथ बढ़ाकर निधि का सिर सहलाया और हंसते हुए बोला, 18 साल की लड़की के लिए ये नॉर्मल है। अपने आप पर कोई प्रेशर मत डाल। चल अब मैं तुझे वापस छोड़ देता हूँ। निधि की आंखें थोड़ा सिकुड़ गईं, उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया। वो जानती थी कि करण उसे छोटी बहन की तरह ट्रीट करता है, लेकिन वो मदद नहीं कर पाए और एक लड़की के ख्वाबों में खो गई। अनजाने में करण को अपना प्रिंस चार्मिंग मानने लगी। 18 की उम्र में ये सब बहुत परेशान करने वाला है। काश वो कुछ साल बड़ी होती तो शायद करण उसे बच्ची नहीं समझता ना। जब करण घर लौटा, प्रियंका अभी भी जाग रही थी, फर्श पर एक सॉफ्ट तकिए के सहारे लेटी हुई किताब पढ़ रही थी। तू आ गया, करण हंसते हुए बोला। तू अभी तक जाग रही है? प्रियंका ने करण के चेहरे की तरफ देखा, उसकी आंखें नम थीं। पहले वाली ठंडक बिल्कुल नहीं थी। हाँ, कल वीकेंड है तो जल्दी सोने की जरूरत नहीं। करण हंसा, मुझसे शराब की बू आ रही है, पहले नहा लेता हूँ। करण बाथरूम से निकला, एक कंफर्टेबल टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर बेड पर लेट गया। तूने अचानक मुझे प्रमोट करने का क्यों सोचा? प्रियंका ने करण के चेहरे पर नजर डाली, ये कंफर्म करने के लिए कि वो नाराज तो नहीं है, फिर चुपके से राहत की सांस ली। टीम लीडर के तौर पर तू कई चीज़ों में हिस्सा नहीं ले सकता। डिप्टी डायरेक्टर का टाइटल होने से तू हाई लेवल मीटिंग्स में जा सकता है। अगर तेरे पास कोई आइडिया या सुझाव हो तो उसे शेयर करना आसान होगा। करण ने कंफर्म करने के लिए पूछा, तू मुझे डायरेक्टर बनाने की तैयारी तो नहीं कर रही ना? प्रियंका ने सिर हिलाया, नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर तू चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, प्रियंका ने होंठ सिकोड़े और हल्का सा हंसी, मैं समझ गई, बस अपॉइंटमेंट ही काफ़ी है। करण ने राहत की सांस ली और हंसा, ये ठीक है। वैसे आज का दिन कैसा रहा जब तूने इतने सारे लोगों को बेरहमी से साफ किया? प्रियंका की आंखें चमक उठीं, जब से मैंने मल्होत्रा ग्रुप संभाला मैं ये करना चाहती थी। मैं चुपके चुपके उनके गलत कामों के सबूत इकट्ठा कर रही थी, सब आज के लिए। आज का दिन इतना सुकून देने वाला था, पहले कभी ऐसा सुकून नहीं मिला। करण हंसा, अब से तू मल्होत्रा ग्रुप की डोमिनेटिंग फीमेल सीईओ होगी जो इस तरह की लाइफ एंजॉय करेगी। प्रियंका ने करण को चमकती आंखों से देखा, ये सब तेरी वजह से हुआ। मैं जानती हूं कि थैंक्स कहना काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर तुझे मुझसे कुछ चाहिए तो बस बोल दे। करण ने प्रियंका के खूबसूरत चेहरे को देखा, उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। क्या तू कुछ ऑफर करना चाहती है? प्रियंका का चेहरा अचानक लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। करण क्या चाहता था? अगर उसने अभी कुछ ज्यादा मांग लिया तो वो क्या करेगी? उसके दिमाग में ढेर सारे ख्याल घूमने लगे। वो साफ करना चाहती थी, लेकिन शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं पाई, तो उसने दांत पीसकर कहा, हाँ कुछ भी। करण तो जेंटलमैन है, वो कोई गलत डिमांड तो नहीं करेगा ना? करण ने हल्का सा मुस्कुराया, तो फिर मैं एक डिमांड करता हूँ। प्रियंका का दिल और तेज धड़कने लगा। वो अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश कर रही थी। हाँ बोल, क्या है? करण ने नरमी से मुस्कुराया और बेड पर अपने पास की जगह थपथपाई। यहाँ आ और मेरे पास लेट। प्रियंका की आंखें अचानक फैल गईं, उसका दिल हैरानी और घबराहट से भर गया। वो चाहता था कि वो बेड पर जाए और उसके पास लेट जाए। वो क्या करना चाहता था? क्या वो उसे चाहता था? हालांकि प्रियंका कभी किसी मर्द के साथ नहीं रही थी, वो जानती थी कि एक नॉर्मल मर्द के लिए एक खूबसूरत औरत जैसे उसके साथ दिन रात एक ही कमरे में रहना, उसे पजामे में देखना और कुछ न कर पाना बहुत बड़ी टेम्पटेशन और तड़प होगी। क्या करण अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और आज रात का फ़ायदा उठाकर उसके साथ सोना चाहता था? प्रियंका ने होंठ काटा, मुझे ऊपर आना चाहिए। करण की मुस्कान और गहरी हो गई। हाँ, यहाँ आ और मेरे पास सो। प्रियंका को लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर कूद जाएगा। गर्म खून उसके सिर में चढ़ गया, उसे थोड़ा चक्कर आने लगा। क्या उसे मना कर देना चाहिए? प्रियंका हिचकिचाई, लेकिन उसने अभी अभी हाँ कहा था और अब अचानक मना करना तो ढोंग होगा ना? वो ऐसा कुछ तो नहीं करेगा ना? या शायद जब वो कुछ करने की कोशिश करे तब मना कर दे। प्रियंका ने हिम्मत जुटाई, उसके गाल लाल हो गए और वो फर्श के गद्दे से उठी। फिर वो बेड पर चढ़ी और करण के पास लेट गई।